इस दुनिया में नोबिता को डोरेमोन तो नहीं मिला, पर सुनियो जितने पैसे मिले, डेकिसुगी जितना दिमाग, शिनचैन जैसी हरकतें और किस्मत जेठालाल जैसी मिली। क्लास में मैथ्स का एग्जाम चल रहा होता है और बल्लू हमेशा की तरह सो रहा होता है। उसके दोस्त पीछे परेशान हो रहे थे कि भाई इसने कहा था ये आंसर्स देगा, आंसर्स कहाँ हैं। बल्लू एक ऐसा लड़का है जो इतना गरीब है कि वो स्कूल बैग की जगह पॉलिथीन लेकर आता है। और अगर कोई इसे कहे कि तू इतना गरीब क्यों है, तो कहता है ऐसा क्या देख रहा है बे, स्टाइल है ये। कैंटीन में फ्री चावल मिलते हैं, इसलिए 5 कटोरे चावल के खा जाएगा, पर 1 पैसा सब्जी पे खर्च नहीं करेगा। कैंटीन में खड़े बाकी सभी बच्चे कहते हैं दिखने में तो ये ठीक है, पर इतना गरीब क्यों है। बल्लू ये सुनता है और अपने आप से ही बात करता है कि आज कहानी कुछ और होगी। बैक टू क्लासरूम, वहां पर टीचर बल्लू को डांटती है कि तुमने अपने एग्जाम में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। बल्लू कहता है अभी मेरे पास 10 मिनट हैं। टीचर ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है तुम्हें लगता है तुम 10 मिनट में पूरा एग्जाम सॉल्व कर लोगे। उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम जैसे बच्चों को जानती, ना तुम्हें पढ़ना है ना लिखना है, ना तुम्हारा कोई फ्यूचर है, तुम बस ऐसे ही आवारा घूमते रहोगे, क्राइम करते रहोगे। लो दिए तुम्हें 10 मिनट, देखते तुम क्या करते हो। और ये बाहर देखना बंद करो, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें आसमान में दिखेंगे। बल्लू हल्की सी स्माइल के साथ कहता है शायद दिख जाए। और तभी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके पीछे एक लंबा सा फ्लैग था जिस पर सारे आंसर्स लिखे हुए थे। बल्लू वो देखता और चिल्लाता है देख क्या रहे हो बे, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो। वो सारे आंसर्स लिखता है और अपना पेपर टीचर को देता है। टीचर ये देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है जो भी चीटिंग करके आंसर्स लिखेगा उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और वो फेल हो जाएंगे। तभी हेलीकॉप्टर से आवाज आती है और अमन के पास जो पॉलिथीन थी उसमें अचानक से पैसे आ जाते हैं और वो पैसों से भरी पॉलिथीन वो हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। वो उसे कैच कर लेते हैं, पर तब भी कुछ पैसे हवा में उड़ते हैं और सब लोग पैसे लेने लगते हैं। वो जाते वक्त अपने टीचर को कहता है अपना ख्याल रखना। वो अपने स्कूल से निकलता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है, मिशन सक्सेसफुल। उसे अपने एग्जाम के टाइम पर 2 लाख रुपए खर्च करने थे। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे पनिशमेंट मिलती। इसे हर दिन एक टास्क मिलेगा जिसमें उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा, पर किस्मत जेठालाल जैसी है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सब शुरू हुआ था 1 हफ्ते पहले। बल्लू साल में 1 बार बैंक जाता है। वो आज बैंक गया और आज ही उसमें डाकू आ गए। अबे यार मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं, वो भी चोरी हो जाएंगे। बल्लू किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट पर पहुंचता है। वो डोर अनलॉक करता है तो उसे आगे क्या करना चाहिए। बैंक में इंग्लिश वाली मैम आई है तो वो उसकी हेल्प करेगा, अपनी जान नहीं बचाएगा, वो उसकी हेल्प करेगा। और इसी वजह से डाकू से गोली मार देता है, पर वो मरता नहीं है। वो आ जाता है 3 मिनट पास्ट में। उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जो उसे कहती है कि अगले 3 मिनट में उसे 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे, वरना वो मर जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर रोज तुम्हें पैसे देगा और अगर तुम उसे खर्च नहीं कर पाए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। हमेशा की तरह बल्लू फिर से सो रहा था और उसके पीछे एक बैठा एक लड़का जो उसे पसंद नहीं करता, नितिन। वो ये देखकर खुश होता है कि अभी टीचर आएगी और इसे पनिशमेंट देगी। अमन उठता और देखता है टीचर उसके सामने खड़ी है। ये देखकर वो बोलता है कि सॉरी, मैंने कल कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, इसलिए मैं थक गया हूँ। वो टीचर कल के बारे में सोचती है और कैसे बल्लू ने उसकी जान बचाई थी। वो उसे कहती है कोई बात नहीं। ये सब देखकर सारी क्लास शॉक हो जाती है कि टीचर ने इसे बिना पनिशमेंट के कैसे छोड़ दिया। तभी सबको ये न्यूज पता चलती है कि कल बैंक में रॉबरी होने वाली थी और उसे बल्लू ने ही रोका था। ये सुनकर नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी क्लास खत्म होती है और सभी लड़कियां बल्लू के पास आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की बल्लू के साथ फ्लर्ट करती है और कहती है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुमने सबको रोक दिया। दूसरी लड़की कहती है मुझे इसकी असली स्टोरी पता है, ये एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, इसने सबको खुद ही रोक दिया। पर बल्लू का ध्यान कहीं और ही था। वो लड़की उससे पूछती है मैं ठीक कह रही हूँ ना, और बल्लू बिना कुछ सुने ही हाँ बोल देता है। कैसा गधा है वे। नितिन उसे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि बल्लू बहुत ही गरीब है और उसे चिढ़ाने के लिए वो कहता है अगर तुम इतने ही बड़े हीरो हो तो क्यों ना तुम आप सबको पार्टी दो और पूरी क्लास को खाना खिलाओ। नितिन का दोस्त कहता है ये गरीब हमें कहाँ से खाना खिलाएगा। और लड़कियां भी कहती है हाँ तुम्हें हमें खाना खिलाना चाहिए, पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बल्लू क्लास से जा चुका है, मतलब वो 2 लाख ऐसे ही खर्च कर सकता है, पर है तो अब भी गरीब। जेठालाल जैसी किस्मत किसी को ना मिले। और ये देखकर सब हंसने लग जाते हैं। पर तभी बल्लू के पास आता है मिशन जिसमें लिखा था कि उसे 50 लाख खर्च करने अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। तभी वो क्लास में वापस आता है और सब वो कहता है चलो कैंटीन, मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। इतनी सुनकर हंसता और कहता है कैंटीन, तुम अपने लिए खाना नहीं खरीद पाते, हमारे लिए कहाँ से खरीदोगे। बल्लू बड़े स्टाइल में बोलता है मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा तुम कहाँ पर खाना खाओगे, चलो कैंटीन। नितिन ये सुनकर चिढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत अमीर और वो चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे और सब उसकी बात माने, सब उसके दोस्त बने। नितिन अपने दोस्त को बोलता है पूरे स्कूल को बुला लो, हम पूरे स्कूल को पार्टी देंगे। सब लोग कैंटीन पहुंच जाते हैं और बल्लू की तरफ से अभी तक कोई खाना नहीं आया था, पर तभी वहां पर एक बहुत बड़ी फूड वैन आती है जहां पर 5 स्टार होटल के शेफ थे और वो बहुत ही अच्छी थी। तभी नितिन सबको बोलता है जिसे भी कैंटीन का खाना नहीं खाना
वो यहाँ पर आ सकता है, ये खाना सबके लिए फ्री है। और नितिन कहता है ये तो मैं झूठ बोल रहा था, ये तो मैं कभी खाना नहीं खिला सकता, ये अपने लिए खाना नहीं खरीद पाता। और ये सुनकर लड़कियां डिस्कस करने लगती हैं कि क्यों ना हम वहां पर जाकर खाना खाएं और बाद में यहाँ पर आ जाएं। किसने सोचा होगा कि पैसे खर्च करना इतना मुश्किल हो सकता है। अब क्या वो पैसे खर्च कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी देने के लिए 50 लाख खर्चने बहुत ज्यादा है। और पनिशमेंट क्या मिलेगी उसे, ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह वो मर ही जाएगा। जानने के लिए एपिसोड 2। बल्लू ये सोचता है कि यार पैसे खर्च करना भी कितना मुश्किल है। तभी बल्लू के पास एक फोन आता है और उसे कहते हैं सर हम बस पहुंच ही चुके हैं, बस अभी आ गए। तो वो कहता है बहुत तेज हवा चल रही है, ध्यान से आना और जल्दी आओ। नितिन उसकी तरफ देखकर सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। तभी सब ऊपर देखते हैं और उन्हें दिखता है कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर पैराशूट के साथ नीचे आ रहे थे। और साथ में एक और लड़की पैराशूट के साथ वहां पर आती है, जिसके हाथ में 2 शेफ होते हैं। और सब ये देखकर सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां पर वो कंटेनर खुलते हैं और वो एक पूरे होटल में बदल जाते हैं। और सबको लगता है कि ये नितिन ने किया है। वो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने इतना सारा खाना हमारे लिए मंगाया। और उसका जो करीबी दोस्त होता है वो कहता है कि तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम ये सब करने वाले, तुम कितने अच्छे हो। वो सबको बुलाने लगते हैं कि ये नितिन ने मंगाया, ये नितिन ने मंगाया है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और नितिन ये सुनकर बड़ा खुश होता है, हो सकता है किसी और ने मंगाया हो पर मैं सारा क्रेडिट ले लूंगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। तभी वो सुंदर लड़की उसके पास आती है। नितिन कहता है थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, पर वो लड़की बिना सुने उसे चाटा मारती है और बल्लू के पास चली जाती है। और तभी बल्लू उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, पैसा जितना चाहे उतना ले लो पर जल्दी आना। वो उसे सॉरी बोलती है। तभी वो लड़की उसे कहती है मेरा नाम लिली है और आज से मैं आपके साथ रहूंगी, आप मुझे जो चाहे वो ऑर्डर दे सकते हो। बल्लू उन सबको कहता है कि तुम शुरू कर सकते हो और तुम मुझे सर्व करोगे चावल और एक बोतल पानी भी लेके आना। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसा इंसान है भाई, 5 स्टार होटल के शेफ आए हैं और ये चावल और पानी मांग रहा है। सब लोग वहां पर डिस्कस करने लग जाते हैं कि अच्छा ये खाना नितिन ने नहीं बल्लू ने मंगाया था। तभी सब डिस्कस करते हैं कि ये शायद किसी अमीर फैमिली से है और देखो इसने एयर ड्रॉप्स मंगा लिए और हमें भी शायद कैंटीन में जाकर खाना खाना चाहिए। और नितिन को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि नितिन तो इसके साथ कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता, ये सबसे ज्यादा अमीर है। और नितिन गुस्से में आकर कहता है कि एयर ड्रॉप तो कोई भी मंगवा सकता है, शेफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और मेरे पास 5 स्टार होटल के शेफ हैं। और उसने ये बोला और तभी उसके जो शेफ थे वो भागकर दूसरे शेफ्स के पास जाते हैं और कहते हैं मास्टर जो चीजें बची थी मुझे वो भी सिखा दो। और वो कहते हैं कि तुम अब 5 स्टार होटल के शेफ बन चुके हो, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। नितिन उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना बनाओ। वो कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर मेरे मास्टर मुझे और चीजें सिखाएंगे तो मैं और पैसे कमा लूंगा। और अपने जूनियर्स को बुलाता है कि तुम इधर आओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसी बीच बल्लू कहता है कि मुझे भूख लगी है और वहाँ का हेड शेफ कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। बल्लू अंदर कैंटीन में जाता है और तभी नितिन उसे देख कर कहता है भाई है कौन, और साथ में अपने दोस्त को मार रहा होता है क्योंकि वो उसे कहता है अच्छा ये वो एयर ड्रॉप तुमने नहीं मंगाए थे। और फिर नितिन और उसका दोस्त कैंटीन में जाते हैं और कहते हैं देखते हैं क्या खाना खाएगा। तभी लिली वहां पर आती है उसकी फर्स्ट डिश लेकर और वो कहती है ये है तुम्हारी फर्स्ट डिश सलाद। और बल्लू देख कर होता है सलाद, सलाद में क्या ही हो सकता है। और वो डिश खोलती है और चमचमाती हुई चीज निकलती है और ये पता नहीं क्या है। एक तो ये 5 स्टार होटल का खाना समझ नहीं आता। तभी वहां पर सभी बैठी लड़कियां खाना खाती है और भाई ये क्या हो रहा है। और वो सारी लड़कियां बल्लू को बोलती हैं कि सलाद बहुत ही अच्छा है। और वो बोलता है मेरे को पता है अच्छा होता पर इतना भी क्या। तभी वो उसे बोलती है कि ध्यान से देखो ये है क्या, और उसे वो फिर कुछ डायग्राम्स दिखाकर समझाती है। वो उसकी पूरी बात बिना सुने खा लेता है और कहता है हाँ हाँ अच्छा है, कैंटीन के खाने से अच्छा है, आप मेरे को चावल दे दो। और सब उसे देखकर सोच रहे होते हैं कैंटीन के खाने से अच्छा है, 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया है। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर सारी डिश आ चुकी है और सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर पागल हो जाते हैं और सब वो खाने लगते हैं और अलग अलग तरह की डिशेस होती हैं। और ये सब देखकर नितिन सोच रहा था क्या है सच में किसी हिडन फैमिली का, बहुत ही अमीर फैमिली का बच्चा है और क्या मैं हमेशा ऐसे ही हारता रहूंगा। तभी लिली बल्लू से पूछती है क्या आपको खाना पसंद आया। वो कहता है हाँ खाना तो ठीक है, ये पानी थोड़ा अजीब सा है। वो उसे समझाती है कि स्प्रिंग वाटर है, ये दुनिया का सबसे महंगा पानी है। और 1-2 लाइन बोलने के बाद वो भी गिव अप कर देती है कि इसे क्या ही पता होगा, छोड़ो। तभी वो लड़की उसे काट देती है और कहती है इसमें कुछ पैसे बचे हैं। और बल्लू कहता है पैसे बचे हैं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, कीप द चेंज। और ये सब देखकर बाकी सब सोच रहे होते ये कितना कूल है और बल्लू रोने लग जाते कि फाइनली मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि उसे एक सुपर पावर मिलेगी कि उसके शरीर का कोई भी एक ऑर्गन अपग्रेड हो सकता है। और वो व्हील घूमने लगता है और तभी वो कहता है अरे मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या अपग्रेड करना है। और तभी वो व्हील रुकता है और उसे मिलती है एक्सरे विजन, वो अब किसी को भी आर पार देख सकता है। मतलब सोचो एक कॉलेज का लड़का जिसको ऐसा सिस्टम मिला है जिससे उसे हर रोज खर्च करने के लिए अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे या बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उसे एक्सरे विजन मिली है। मतलब आगे क्या क्या हो सकता है। और पनिशमेंट में क्या हो सकता है, पनिशमेंट में डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट सीन हम दिखते हैं कि उसके नाक से खून आ जाता है क्योंकि वो सबको एक्सरे विजन से देख रहा होता है, स्पेशली लड़कियों को। और तभी वहां पर वो फीमेल पुलिस ऑफिसर आ जाती है और उसे अभी भी लग रहा था कि वो $200 बल्लू ने चुराए थे। और वो मनी मन सोचती है
चाहे वो केस बंद हो गया हो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। स्कूल से काफी सारे स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, क्या हुआ आंटी जी? और वो कहती है, सीरियसली आंटी, मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? और ये कहने के बाद वो स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। फिर वो उनसे पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बताते हैं कि ये खाना है, आज बल्लू भाई ने हमें पार्टी दी है। और वो कहती है, वो गरीब, उसने तुम्हें पार्टी दी है? और वो एकदम से फिर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है इन्होंने उसे आंटी बुलाया था, अब भाई क्या बुलाएं। और इसके बाद वो बल्लू को देख लेती है, वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। वो सब लड़कियां बल्लू से बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी स्क्रीन में देख रहा होता है कि सारे ट्यूटोरियल खत्म हो चुके हैं, अब मैं असली गेम में आ चुका हूँ, अब मुझे मिशन सिलेक्ट करने होंगे। उसमें से एक लड़की बल्लू का हाथ पकड़ती है और कहीं तो रख देती है और कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? लेकिन बल्लू का ध्यान सिर्फ स्क्रीन में होता है और बल्लू सोच रहा होता है कि यार मुझे पैसे मिले वो तो अच्छी बात है, पर इसके साथ पनिशमेंट भी है, जितना मुश्किल मिशन होगा उतनी ही मुश्किल मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और इसी के साथ एक और लड़की उसे परेशान कर रही होती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? और पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान होती है कि यार इसके पीछे इतनी लड़कियां क्यों हैं? और वो इसे देखकर सोचती है कि ये अमीर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसने बेकार से कपड़े पहने, पॉलिथीन लेकर स्कूल जाता है, जॉब भी करता है, पढ़ाई भी करता है। और पुलिस ऑफिसर वहां से जा रही होती है, पर जाते वक्त तो सोचती है कि रॉबरी के बाद ये अचानक से अमीर हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि इसने चोरी की हो? और उसे अब भी लग रहा होता है कि उसने सच में चोरी की है। अमर अपने मिशन की डिफिकल्टी सिलेक्ट कर रहा था, इजी से हार्ड। वो सोचता है कि मैं सिर्फ इजी सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे कम मुश्किल पनिशमेंट मिले और आसान मिशन मिले। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसके कंधे पर हाथ रखती है कि सुनो, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, और वो गलती से हार्ड दबा देता है। और इसी के साथ बल्लू कहता है, मेरे तो लग गए। और इसी के साथ बल्लू का हाथ कहीं और लग जाता है, इसके हाथ पैर बड़े लगते हैं यार। और वो पुलिस ऑफिसर कहती है, अब मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। और वो कहता है, क्या? बल्लू वहां से भागने लगता है और कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। बल्लू को एक नया मिशन मिल चुका है और वो मिशन है कि उसे एक बहुत ही महंगी कार खरीदनी है और उसके बाद पहाड़ों में एक रेस है और इसका इनाम इसे मिलेगा कि एक प्राइज व्हील होगा, मतलब उसमें कुछ भी मिल सकता है उसको। लेकिन जो पनिशमेंट है कि वो बोलना ही भूल जाएगा, उसको लैंग्वेज ही याद नहीं रहेगी। अरे वाह, मतलब प्राइज क्या है वो पक्का नहीं है, पर पनिशमेंट कमाल किया है। और बल्लू भी ये सब सोच रहा होता है कि यार ये कैसी पनिशमेंट है, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो पैसे कैसे खर्चूंगा। और इसी के साथ 2 बज जाते हैं और वो कहता है, मुझे 8 बजे तक कार खरीदनी है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो कार खरीदना कौन सा मुश्किल काम होगा। और भागते भागते बल्लू एकदम से हवा में उड़ने लगता है और वो कहता है, यार ये क्या हुआ? और तभी हमें दिखता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे उठाकर पटक दिया, लेकिन उसका हाथ कहीं पर लगता है और उस लड़की का बैलेंस बिगड़ता है। बल्लू नीचे कैसे आ गया, चलो जो भी हो। उसके बाद वो उसे हथकड़ियां लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। और बल्लू ये सुनकर सोच रहा होता है, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में आमने सामने होते हैं और वो ऑफिसर उसे कहती है, तुम सच सच बताओ, तुमने चोरी की है? लेकिन बल्लू कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। उसके बाद वो कहती है, तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा, मैं देखती हूँ तुम कब तक सच नहीं बोलते, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पूरे दिन रह सकती हूँ। लेकिन वो कहता है, तुम तो रह सकती हो, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं शाम तक यहाँ पर रुका तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तभी उस ऑफिसर को एक फोन आता है और वो कोई फोन पर उसे कहता है कि इसे छोड़ दो। तभी वहां पर लिली आ जाती है और कहती है, मैं इसकी लॉयर हूँ, अगर तुम्हें आगे से इससे कोई सवाल करना हो तो पहले मुझसे बात करना। तभी बल्लू वहां से भागता है क्योंकि उसे कार खरीदनी है। जैसे ही वो शोरूम के बाहर जाता है वो देखता है कि शोरूम बंद हो चुका है, 6 बज चुके हैं। इसके बाद वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी कार कहाँ से मिलेगी जो $2 मिलियन की हो। और तभी उसके सामने एक बस आती है और बस ड्राइवर बस रोक कर कहता है, अबे तुझे मरना है क्या? और मरना है तो कहीं और जा। लेकिन ये सुनकर बल्लू खुश हो जाता है और कहता है, मुझे आइडिया मिल गया। वो बस वाले को थैंक यू कहता है और बस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है। इसके बाद बल्लू बताता है कि उसने कार खरीद ली है, ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, इसमें बहुत सारा स्पेस है, एयर कंडीशनिंग है, जो भी है ब्ला ब्ला। और बल्लू ने खरीदी है एक बस। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे सोच रहा है कि ये बस से रेस करेगा, और ये बस 20 मिलियन की है। और कहता है, मैंने फाइनली ये बस खरीद ली है, अब मुझे बस के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। मतलब भिखारी को सोने का लोटा दो फिर भी भीख मांगेगा, इतने पैसे होने के बाद भी तू बस में जाएगा। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा पहला मिशन पूरा हो चुका है और दूसरे मिशन के लिए तुम्हें 12 बजे रात को रेस करनी होगी, वो भी पहाड़ों में। और वो सोचता कि बस से रेस करनी पड़ेगी, मतलब ये उसे पहली नोटिफिकेशन में भी बताया था पर उसे समझ नहीं आया और इसे बस खरीद ली, अब करो रेस इससे। और अब इसे याद आता है कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और इसी के साथ लिली वहां पर आ जाती है और कहती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और वो खुश हो जाता है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे सेकंड लेवल पर जाना है और हमें ये रेस जीतनी होगी। और वो उसे गले लगा लेता है और लिली अनकंफर्टेबल होकर कहती है, मास्टर तुम अपना हाथ हटाओगे? इसके हाथ पैर बड़े चलते हैं। इसके बाद वो बस में जाता है और कहता है, जल्दी चलो, हमारे पास बातचीत करने का टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। और उसके बाद पहाड़ पर वहां पर बहुत सारी कार है, जिसमें एक कार है नितिन की। और वो कहता है, मैंने अपनी कार में ये लगवाया है, वो लगवाया है। लेकिन दूसरा लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैंने सुना तो किसी और ने तुझे अच्छी पार्टी दे दी। और वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और वो लेकर आई होती है बुगाटी। वो यहाँ की रेस क्वीन है जिसे वायलेंट स्नो कहा जाता है और जो भी ये रेस जीतेगा वो इसका मास्क हटा सकता है। नितिन कहता है, मैं ये रेस जरूर जीतूंगा
और उसके बाद मैं इसका मास्क हटा पाऊंगा। उसके बाद नितिन चिल्लाता और कहता है सब यहाँ पर आ चुके हैं तो हम रेस शुरू करते हैं। तभी उसकी आंखों में लाइट लगती है और वो कहता है मेरी आंखें। और वहां पर बल्लू आता और कहता है मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। वहां पर सुपर कार्स के बीच में एक बस खड़ी है और सब सोच रहे थे ये है कौन। लिली भी ये सब देखकर थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वो पहली बार रेस करने आई है और वो भी बस में। और बल्लू को देखकर नितिन गुस्से में हो जाता है कि तू साले यहाँ भी आ गया। बल्लू बस के बाहर देख रहा था, नितिन को नहीं, उस लड़की को। बल्लू से देखता है और कहता है ये बड़ी मिस्टीरियस है, चलो देखते हैं कि इस मास्क के नीचे कौन है। वो अपने एक्स-रे विजन का यूज करता है और उसे पता चलता है कि ये उसके स्कूल की सबसे सुंदर लड़की निधि है। और इस लड़की के पीछे सारे स्कूल के लड़के पागल है। ये पढ़ाई में भी अच्छी है, एक अच्छी फैमिली से भी है और ये बहुत ज्यादा सुंदर है। बल्लू उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये रेस करने क्यों आई है। और तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है इडियट देख क्या रहा है, रेस पर ध्यान दे। बल्लू दूसरी तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इस लड़की का ये साइड भी होगा और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसी के साथ रेस शुरू हो जाती है और नितिन अपनी कार भगाता है और कहता है एक रेस मैं ही जीतूंगा। पर बल्लू वहीं पर खड़ा था और जो लड़की थी वो भी वहीं पर खड़ी थी। बल्लू से पूछता है कि तो अपनी कार का इंजन स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है मेरी रेफरी से बात हो चुकी है, मैं यहाँ की चैंपियन हूँ, अगर मैं इनके साथ शुरू करूंगी तो ऐसा होगा जैसे मैं इनको बुली कर रही हूँ, तो मैं 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फिर भी जीत जाऊंगी। बल्लू कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रेस स्टार्ट करूंगा। और लड़की कहती है क्या तुम पागल हो, इस रेस की फीस पता है कितनी थी, $5 मिलियन। और बल्लू ये सुनकर सोचता है $5 मिलियन ही तो थे। इसके बाद बल्लू की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो इन पैसों को अपने लिए यूज नहीं कर सकता, वो इन पैसों को सिर्फ मिशन के लिए यूज कर सकता है। और कहता है वैसे भी ये $5 लाख वेस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है। तो लड़की से पूछती है कि तुम्हारी बस मॉडिफाइड भी नहीं है, तुम्हें लगता है क्या तुम मुझसे जीत सकते हो। और बल्लू कहता है मेरे पास कमाल का प्लान है, मैं जरूर जीत जाऊंगा। इसी के साथ वो लड़की अपनी कार स्टार्ट करती है और कहती है देखती है तुम कितना अच्छा ड्राइव कर सकती हो, मुझे पता है तुम स्कूल में एक सेलिब्रिटी की तरह रहते हो, तुमने बच्चों को खाना खिलाया था। और इसी के साथ वो बस से काफी आगे निकल जाती है। इसके बाद बल्लू कहता है चलो हम भी अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। उसके बाद बल्लू किसी को फोन मिलाता है और कहता है प्लान शुरू हो चुका है। वो फोन करके किसी को कहता है कि पहाड़ पर कुछ लोग रेस कर रहे हैं और मुझे पक्का पता है इसलिए पुलिस का फोन मिलाया है। नितिन सबसे आगे होता है और सोचता है कि मैं ये रेस जीत जाऊंगा और उसके बाद मैं बल्लू को सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि पुलिस ने बहुत सारे कांटे बिछाए हुए थे और उसे ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और वहां पर वही पुलिस ऑफिसर आई थी जो बल्लू को पकड़ने की फिराक में थी। वो कहती है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने कार को मॉडिफाई किया, पब्लिक सेफ्टी को हार्म किया और बहुत सारी चीजें, और उसे पकड़ कर ले जाती है। वहां पर और भी रेस कार्स आती हैं और वो पुलिस ऑफिसर देखकर सोचती है मुझे नहीं पता कि मुझे इन्फॉर्मेशन किसने दी, पर मुझे उसको थैंक यू कहना चाहिए। और कुछ देर बाद बल्लू भी वहां पर आ जाता अपनी बस के साथ। बल्लू अपनी बस में जा रहा था और तभी लिली बल्लू से पूछती है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट है, क्या हम वहां से जा सकते हैं। बल्लू बताता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को खबर दी थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रेस कर रहे हैं और हमें वहां पर पुलिस मिलेगी। तो लिली कहती है क्या हमें वहीं से जाना होगा, और वो कहता है कि हाँ, जब पुलिस उन सबको पकड़ रही होगी तो हमें वहां से निकलने का चांस मिल जाएगा। तभी बल्लू वहां पर आता है और वो पुलिस ऑफिसर साइड हो जाती है ताकि वो बस से टकरा ना जाए, लेकिन सिर भी टच हो जाता है और उसकी स्कर्ट थोड़ी सी फट जाती है। और वो बल्लू को देखकर कहती है तुम यहाँ पर, तुम भी रेस करने आए हो। बल्लू कहता है रेस कौन सी रेस, मैं यहाँ रेस करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस में हूँ, बस कौन सा रेस करती है, मैं तो बस से घर जा रहा हूँ, ये लास्ट बस है, तुम मेरे लिए रास्ता खोल दो। रास्ता खोल देती है और बल्लू वहां से चला जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस पहाड़ पर तो बस आती ही नहीं है। चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें मेरे कपड़ों के पैसे देने होंगे, तुमने इन्हें खराब कर दिया। लिली उसे कहती है हमने रेस का फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। और तभी वहां पर और भी बहुत सारी कार दिखाई देती है जो पुलिस ने पकड़ी नहीं थी, जो दूसरे रास्ते से आई थी। वो लड़की उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, वो भी इतनी जल्दी, और क्या यही था जिसने पुलिस को खबर दी थी। और ये सोचते सोचते वो उससे आगे चली जाती है। क्वीन सोचती है कि मेरी गाड़ी बड़ी छोटी सी है और इसके पास बस है और शहर में ट्रैफिक होता है तो मैं इससे जल्दी निकल जाऊंगी, और वो अपनी कार को स्पीड में करती है और वहां से भाग जाती है। लिली बल्लू को कहती है अपने प्लान का पार्ट 2 स्टार्ट करो। वो फोन मिलाता और कहता है शुरू करो, पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना पैसा होगा उतना पैसा दूंगा, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, बस काम हो जाना चाहिए। और उनमें से एक लड़का सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि कोई पुलिस को बुला लेगा, बट लकीली मुझे दूसरे रास्ते के बारे में पता था और उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया होता है। तभी वो नाइट्रो दबाता है और वो सबसे आगे चला जाता है, उस लड़की से भी आगे। तभी वहां पर एक बहुत तेज लाइट आती है और वो सब ऑलमोस्ट टकराने वाले थे क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आती है कि इंसानों, मैं तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। उन सबको लगता है कि वहां पर एलियन आ चुके हैं और वो रोने लग जाते हैं कि प्लीज हमें लेकर मत जाओ। वो जमीन पर बैठ जाते हैं। वो अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है मेरी तो अभी शादी भी नहीं, मैं बहुत ही जवान हूँ, मुझे लेकर मत जाओ। तभी बल्लू वहां पर आता है और कहता है मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं तो बस मजे ले रहा था। और कहता है जरा ऊपर देखो। बल्लू ने सारी बिल्डिंग कुछ टाइम के लिए खरीद ली थी और उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई थी ताकि ऐसा लगे वहां पर यूएफओ आया है। बल्लू अपनी बस को भगा लेता है और अब बल्लू सबसे आगे है। बल्लू बस में बैठकर ये सोचता है कि मैं कितना अमीर हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मुझसे कम्पीट नहीं कर सकता।
तभी पीछे से वहाँ पर निधि आती है। वो भी अपनी कार में नाइट्रो ऑन करती है और उसकी कार से आगे चली जाती है। लिली उसे बताती है कि सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है और अमन कहता है अगर मैं ये रेस हार गया तो मैं लाइव स्ट्रीम मिस कर दूंगा। और लिली कहती है कौन सी लाइव स्ट्रीम? वो कहता है कि पहले रेस जीतने में ध्यान दो। बल्लू कहता है क्या तुम इस वॉकी टॉकी को उसकी कार में फेंक सकती हो? वो एक कपड़ा फाड़ती है, ये क्या कर रही है, और उस वॉकी टॉकी को घुमाकर उसकी कार में फेंक देती है। तभी बल्लू उसे बताता है कि अगर तुम थक चुकी हो तो तुम साइड में खड़ी होकर वेट कर सकती हो। वो कहती है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो और मैं तुम्हारी ट्रिक्स में फंसने वाली नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, तुम मेरे सामने गिर जाओगे और तुम मुझसे माफी मांगोगे। और बल्लू हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल गिर जाऊंगा तुम्हारे सामने। और वो कहती है तुम बड़े ही बदतमीज हो। फिर बल्लू से बताता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, और वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता कि मेरा नाम क्या है, मैंने तो अपने आप को छुपा रखा था। वो कहता है नाम नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। तभी वो अपनी कार का ब्रेक लगा देती है और बल्लू रेस जीत जाता है। और ये इसने कपड़े कब बदल लिए। सब लोग बड़े खुश होते हैं कि बल्लू रेस जीत चुका है। रेस जीतने के बाद बल्लू अपने घर जाता है और वो एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की डांस कर रही होती है। वो कहती है मैं डांस करूंगी और तुम मुझे पैसे डोनेट करो। और बल्लू सोचता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसकी मदद कर देता। वो डांस कर रही होती है तभी उसकी बिल्ली उस पर अटैक कर देती है और वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सब लोग देखकर ये हंसने लग जाते हैं और उसके लिए कमेंट्स करते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो, ये वो। और बल्लू ये देखकर गुस्से में हो जाता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। वो सोचता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे डोनेट कर देता। तभी उसकी उंगली चमकने लगती है और एक गिफ्ट उसके सामने आता है जो उसको पहुंच जाता है, लेकिन बल्लू को नहीं पता होता वो गिफ्ट किसने डोनेट किया है। वो लड़की ये देखती है और खुश हो जाती है और सोचती है किसने डोनेट किया है। वो देखती है और उसका नाम लेती है और बल्लू को तब समझ में आता है कि वो गिफ्ट उसने दिया है। और तब उसे याद आता है कि उसे एक इनाम मिला था। वो अपने इनाम को चेक करता है और उसे इनाम मिला था गोल्डन फिंगर का। वो उसे सिर्फ एक बार यूज कर सकता था और वो उससे किसी को भी अनलिमिटेड पैसे दे सकता था, मतलब खुद को भी दे सकता था, लेकिन उसने वो वेस्ट कर दी और उस स्ट्रीमर को पैसे दे दिए। अगले दिन बल्लू स्कूल में जाता है और निधि को देखता है। उसे भी पैर में एक चोट लगी थी और वो सोचता है क्या ये वही लड़की जो स्ट्रीम कर रही थी, पर नहीं, ये तो मेरे साथ रेस कर रही थी। बल्लू उससे कहता है मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल अलग है। वो उसे देखकर कहती है अब तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो, तुम कैसे हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बल्लू कहता तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बाहर से तो कहती है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे गालियां दे रही होती है कि कल तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरा नाम सबको बता दोगे, मैं रेस करती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम बहुत ही बेकार हो। और तभी उसकी आंखों पर एक लाइट पड़ती है और वो कहता है ये कौन कर रहा है। और तभी उसे एक गंजा दिखाई देता है। ये गंजा और कोई नहीं, नितिन था। अब उसे पुलिस ने पकड़ा और वो गंजा क्यों हो गया पता नहीं, बताया ही नहीं उन्होंने। लेकिन नितिन उस पर गुस्सा होता है कल तुमने ही पुलिस को बुलाया था ना। वो कहता है पुलिस को, मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया था, मैं कल रात निधि के साथ था, आई मीन डेट पर गया था, तो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि निधि का पहले से बॉयफ्रेंड क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निधि पहले सोचती क्या बोलूं, लेकिन फिर वो हाँ कर देती है और मन ही मन सोचती है कि तू मारा जाएगा मेरे हाथों। तभी वहां पर टीचर आ जाती है और उसे वो कहती है अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब वो पढ़ा रही होती है बल्लू का ध्यान जाता है उसके पैर पर। उसे वो सेम चोट लगी है जो स्ट्रीमर को लगी थी और बल्लू को पता चलता है कि वो स्ट्रीमर उसकी टीचर है। जिस स्ट्रीमर को इतने दिनों से पसंद करता था वो उसकी टीचर है। बल्लू कहता है चलो अपने एक्सरवेशन का यूज करता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ कि ये वही है। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि ये वही है, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा। और उसके बाद उसे नेक्स्ट मिशन मिलता है और ये मिशन उसकी टीचर से रिलेटेड था। अब उसे क्या मिशन मिला है जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। बल्लू को पता चलता है कि उसकी फेवरेट स्ट्रीमर जिसे वो इतने दिनों से देख रहा था वो और कोई नहीं उसकी टीचर है। और इसी के साथ उसे मिशन मिल जाता है कि उसे इस देश के टॉप 3 स्ट्रीमर्स को कलेक्ट करना है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कलेक्ट करने का क्या मतलब है, मतलब उठा के लेके आने क्या करना है। और फिर वो सोचता है कि मुझे तो पता चल गया है कि ये स्ट्रीमर टीचर ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ और अपने एक्सरविजन का यूज कर लेता हूँ। और वो खुद को मनाता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे देखना है, मैं सिर्फ कंफर्म करने के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन का डिफिकल्टी लेवल है हेल और मुझे पार करना जरूरी है वरना कोई पनिशमेंट मिल सकती है। और उसे नहीं पता कि उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और अपनी एक्सरे विजन यूज करने के बाद वो पागल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे इस चीज का दुख होता है कि वो सिर्फ एक ही लेयर के थ्रू देख सकता है। और ये सब करते करते बल्लू टीचर को घूर रहा होता है। टीचर उसके पास आती है और कहती है क्या कर रहे हो, इतना क्यों घूर रहे हो। और वो एकदम से हड़बड़ा जाता है कि क्या मैं नहीं घूर रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। और तभी टीचर के पास एक मैसेज आता है जिससे देखकर वो बाहर चली जाती है और सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम अपना होमवर्क करो। बल्लू उसे देखता है, वो फोन कॉल अटेंड करने के बाद रोने लग जाती है और बल्लू गुस्सा हो जाता है कि कौन है ये जिसने मेरी टीचर को रुलाया है, मेरी गॉडेस है वो, कोई उसे नहीं रुला सकता। टीचर वहां से अपनी स्कूटी लेती है और वहां से चली जाती है और वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो फोन पर कहता है कि हाँ वो यहाँ से निकल चुकी है। जब वो वहां पर आए तो उसे पुश करना थोड़ा सा। बल्लू उसके पीछे खड़ा था और सोचता है कि ये है कौन बे जिसने मेरी टीचर को रुलाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और वो कह रही होती है प्लीज आप मेरे पापा का इलाज कर लीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है कि नहीं,
डॉक्टर की फीस होती है, हमारे भी रूल्स है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं तुम्हें $5 लाख दे दूंगा। और ये पढ़कर वो हैरान हो जाती है कि ये है कौन और $5 लाख देगा। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है और वहां पर वो पहले वाला बंदा और उसके साथ एक मोटा और खड़ा होता है। तो वो मोटा आदमी उसे कहता है क्या तुम अपने फैसला बना लिया है, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? और दूसरा कहता है कि पहले तुमने हमारे साथ बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब तुम काम करने से मना कर रही हो। ये नहीं बताती क्या करने के लिए कह रहे हैं। तभी बल्लू वहां पर आता है और उस पतले वाले आदमी को जोर से मुंह पर मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है ये मेरी है। उसका हाथ पकड़ कर कहता है आज के बाद इसके आसपास मत आना। और वो मोटा आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसने साइन करते वक्त पढ़ा नहीं था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है और अब इसे हमारे लिए काम करना होगा। बल्लू उसे भी एक चाटा मारता है और कहता है जियान मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा, चुप बैठ। इसी के साथ वो पहले वाला आदमी खड़ा होता है और उसके कुछ दांत टूट चुके हैं। तो ये दूसरा आदमी उठता है और अपना चाकू निकाल लेता है। इसी के साथ वो जियान भी चाकू निकाल लेता है और कहते हैं हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तभी बल्लू कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है, अपने जरा पीछे तो देखो। उन्हें लगता है कि इसके काफी सारे दोस्त पीछे आए होंगे लेकिन पीछे कोई नहीं होता। बल्लू टीचर को उठाता और भाग जाता है वहां से और वो भाग कर एक बस में चढ़ जाता है और जल्दी कहता है जल्दी जल्दी इस बस का दरवाजा बंद करो। लेकिन फिर भी वो बस में चढ़ जाते हैं। बल्लू सीटी बजाते हुए कहता है तुम्हें पता है बस किसकी है? और वो कहता है अब तुम हमें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम कहोगी ये बस भी तुम्हारी है। और तभी लिली वहां पर आती है और पहले वाले इंसान के मुंह पे लात मारती है और दूसरे वाले की भी कहीं तो लात मारती है और वो दोनों बस से बाहर गिर जाते हैं। और बल्लू कहता है कि हाँ ये बस मेरी है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर टीचर बल्लू का नाम लेती है और थोड़ा सा ब्लश करती है। बल्लू कहता है आपको क्या हुआ? वो कहती है तुम बात करो उससे पहले मुझे जरा नीचे उतार दो। और बल्लू सॉरी कहता है मैं फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। टीचर कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं उनसे वापस जाकर माफी मांग लूंगी। अगर मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती हूँ तो मुझे फाइन देना पड़ेगा और फाइन भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उनसे माफी मांग लूंगी जिससे तुम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे और वो तुम पर केस या तुम पर अटैक नहीं करेंगे। और बल्लू कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरी हो। और उसे पता चलता है कि यही उसका टास्क था कि देश के सबसे बड़े 3 स्ट्रीमर्स को उसे साइन करना है। और ये लिखा आता है कि उसने पहले स्ट्रीमर को साइन कर लिया है। और टीचर उसका कान खींचती है और कहती है क्या मतलब है मैं तुम्हारी हूँ? बल्लू कहता है अभी तो मेरी हो नहीं लेकिन हो जाओगी। और टीचर उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। इसी के साथ वो टीचर को कहता है कि तुम्हारा स्टॉप आ गया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और वो वहां से चला जाता है और एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो लिली से कहता है क्या हम वहां पर पहुंच गए हैं, क्या सारा सामान तैयार है? और वो कहते हैं कि हाँ ये रहा ब्रीफ केस और सारा सामान तैयार है। लिली उसे कहती है क्या मैं फोन करके और बंदों को बुला लूं? वो कहता है ये बंदूक काफी है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और वहां पर अंदर जाते वक्त बहुत सारे गुंडे खड़े थे जो ये बात कर रहे होते ये कौन है कौन है। उसके बाद वो अंदर जाता है और वहां पर एक सीट लगी थी। बल्लू कहता है ओए सस्ते जेम्स बॉन्ड जल्दी अपना चेहरा दिखा, मुझे पता है तू बहुत मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक है। वो घूमता और कहता है तुम ही वही लड़के हो ना जिसने मेरी कंपनी की आर्टिस्ट को चुराया है? और बल्लू कहता है हाँ किडनैप किया है तो क्या? और ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि तुमने कन्फेस कर लिया। इसी के बाद बल्लू अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे लगता है कि गन निकालने वाला। वो अपने सारे साथियों को कहता है कि मुझे बचाओ ये गन निकालने वाला, लेकिन उसके हाथ में चाबी होती है जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि चाबी। फिर वो अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें सच में गन थी। और तभी लिली वहां पर आती है, उसके सारे साथियों को मुंह पर लात मारती है और सुला देती है। और वो गन निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीचर को रुलाने की, वो सिर्फ मेरी टीचर है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। और वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हो, मैं गुंडा हूँ, मुझे खतरनाक होना चाहिए और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम किसी को मारने वाले हो। तभी बल्लू ट्रिगर दबाता है और अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खोलता है तो क्या मैं मर गया? और देखता है कि चारों तरफ पैसे ही पैसे और वो सोचता है इस स्वर्ग में शायद हर जगह पैसे होते हैं। और बल्लू कहता है कि ये उस लड़की का साइनिंग बोनस है, अब से वो मेरे साथ काम करेगी, उसका तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और वो गुंडा कहता है कि लेकिन, और बल्लू कहता है कि यहाँ पे कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। और फिर वो एक और गन निकालता है। उसके बाद कहता है कि एक गन काफी नहीं है, वो 2 गन और निकालता है और उसमें भी पैसे थे। वो उनके मुंह पर पैसे मारता है और कहता है अब भी काफी नहीं है, वो और गन निकालता और पैसे फेंकने लगता है। वो कहता है कि बॉस ये सच में बहुत ज्यादा अमीर है, बिलियनियर है। और वो कहता है उस लड़की आज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस बस में जाता है जहाँ पर लिली उसे कहती है कि तुम उस लड़की पर इतने पैसे लगा रहे हो, क्या ये ठीक होगा? बल्लू कहता है मुझे पैसे खर्च करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर कितने भी पैसे लगा सकता हूँ, लेकिन जिसने मेरी प्यारी टीचर को परेशान किया मैं उन्हें पैसे दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पर हम देखते हैं गुंडों को पता चल जाता है कि ये सारे फेक नोट हैं और वो कहता है हमें चूना लगा गया ये। लेकिन एक और आदमी उसके पास आता है कि बॉस देखो ये नोट असली है, ये 250 रुपए है। लेकिन वो उसे देखता है उस पर गाली लिखी थी और उसे एक लात मारता है कि तू मुझे गाली दे रहा है। तभी उस गुंडे की गर्दन पे कोई असली की बंदूक रख देता है और उसे लात मारता है। पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कहती है अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम्हें अब नर्क में जाना होगा। इसी के साथ टीचर को एक बॉक्स रिसीव होता है जिसमें फटे हुए पेपर थे और उसे देखती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था और उसका ध्यान जाता है ये वही
कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने बाकी पिछली कंपनी के साथ साइन किया था और ये फटा हुआ है, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो आजाद है। उसमें एक पूरा पेपर भी था जिसमें बल्लू की एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लिखा था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बस उसे साइन करना है। और क्लासरूम के बाहर लिली पेड़ पर चढ़ी हुई थी और देख रही थी कि टीचर ने उस पर साइन किए या नहीं किए, और उससे नीचे बल्लू भी वही पेड़ पर था। अभी टीचर कपड़े पहने हुए, कपड़े क्यों नहीं बदल रहा। उसने टीचर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। बल्लू लिली से पूछता है क्या टीचर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लिली कहती जितने पैसे तुमने दिए हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। बल्लू सोचता कि मैंने इसे जो गिफ्ट दिया था उसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप बहुत ऊपर जा चुकी है, अब ये टॉप 3 स्ट्रीमर में है, लेकिन अब मेरे पास एक ही दिक्कत है कि मैं बाकी 2 स्ट्रीमर्स को गिफ्ट नहीं दे सकता, तो मुझे और ज्यादा पैसे लगाने होंगे और बाकी 2 टॉप स्ट्रीमर्स को भी साइन करना होगा। फाइनली टीचर बल्लू का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद वो टॉप 10 स्ट्रीमर का चार्ट खोलता है जिसमें नंबर 1 पर थी वैशाली। वो उसकी लाइव स्ट्रीम देखता है जिसे अभी भी 14 मिलियन लोग देख रहे थे। वो अपने बस पर जाता है और वहां पर जाते जाते सोचता है कि उसे कैसे मनाना है, कैसे कन्विंस करना है, कितने पैसे देने हैं। फाइनली वो उसके पास पहुंच जाता है और सरप्राइजिंगली वैशाली बहुत जल्दी मान जाती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। बल्लू मनी मन सोचता है कि यार सब कुछ कितना अच्छा जा रहा है, ये कितनी स्वीट है। वैशाली उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारा इतना स्वीट चेहरा है, तुम किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। बल्लू मनी मन खुश हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इतने आराम से हो गया। और वैशाली मनी मन सोच रही थी कि शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आया है, अब तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। वो उसे वाइन ऑफर करती है और उस वाइन को गरीब की तरह एक ही सिप में पी जाता है। और जैसे ही वो ये करता है वैशाली अपने सर्वेंट को इशारा देती है जो कि एक बुढ़ा गंजा था। वो गंजा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो बल्लू की बस में जाता है और अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है, लेकिन लिली उसे देख लेती है और लिली को कुछ सही नहीं लगता। वो उसके पीछे जाती है और जैसे ही वो अपनी जेब से कुछ निकालने वाला था वो उसे एक डांट मारती है जो कि उसकी गर्दन पर लगता है। और वो बेहोशी का डांट था, लेकिन उस बुढ़े को कुछ नहीं होता। और लिली हैरान हो जाती है कि तुम पर बेहोशी की दवा काम क्यों नहीं कर रही। और वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और उसे दिखाता है कि वो कितना मस्कुलर है और कितना पावरफुल है, और कहता है ये सारी चीजें मुझ पर काम नहीं करती, मैंने बहुत सालों तक खुद को ट्रेन किया है। उसके बाद लिली बहुत ज्यादा ट्राई करती है उसे मारने की, अपनी सारी टेक्निक्स लगाती है, पूरी पावर लगा देती है, लेकिन उस बुढ़े को कुछ नहीं होता। वो बुढ़ा लिली के सर पर एक चाटा मारता है जिससे वो बेहोश होने वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और उस बुढ़े पर बार बार अटैक करती है। लेकिन फाइनली वो एक कराटे चॉप उसकी गर्दन पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। वो फाइट इतनी बोरिंग थी उस बुढ़े के लिए कि लास्ट में वो एक फनी सेल्फी उसके साथ लेता है, ये दिखाते हुए कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैशाली के पैर पर एक छोटा सा पाउच बंधा हुआ था जिसमें कि एक नशीली दवाई थी जिससे कोई भी ड्रिंक करता है तो बेहोश हो जाता है। बल्लू अपनी टेबल पर बेहोश हो जाता है। वो अपनी रेड वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गए। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब मैं इसकी बस में एविडेंस को प्लांट करूंगी, और जोर से कहती है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करूंगी। और तभी पीछे से आवाज आती है कि मुझे शराब पीना कभी पसंद नहीं था और ना ही अब पसंद है। और ये देखकर वैशाली हैरान हो जाती है, ये तो अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। वैशाली गुस्से में उससे पूछती है कि अभी तो तुम बेहोश हो गए थे, तुम ठीक कैसे हो। और बल्लू कहता मुझे बताने में बड़ी शर्म आ रही है, मुझे कैसे पता चला तुम मुझे बेहोश करने वाली हो। दरअसल बात ऐसी है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एक्स-रे विजन की मदद से तुम्हें देखा था और मुझे पता चल गया तो तुम्हारे पैर पर बेहोशी की दवाई है। और इसी के साथ वो कहता है अगर तुम्हें दवाई छुपानी थी तो कोई अच्छी जगह ढूंढती जहां पर मैं देख ना पाता। वैशाली गुस्से में चिल्लाती और कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होगा, अभी नहीं तो बाद में तुम मेरे जाल में फंसी जाओगे। और बल्लू से कहता है कि जरा ध्यान से सोचो, अगर मैंने वो दवाई नहीं पी तो किसने पी। और तभी वैशाली अपनी टेबल पर देखती है उसका वाइन ग्लास खाली हो चुका था, मतलब वो दवाई उसने पी थी। और ये कहते ही वो बेहोश होने लग जाती है और उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता ही क्या हो रहा है। और तभी बल्लू उसके पास आता और कहता है अरे मुझे एक चीज करनी थी, वो तो मैं करना भूल ही गया। और तभी वैशाली कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सब इलीगल है। और बल्लू के हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसमें वो सारा खाना पैक कर रहा था और वो कहता है कि इलीगल है, इसमें कब से क्या इलीगल होने लगा, मैं खाना ही तो लेके जा रहा हूँ। और ये देखकर वैशाली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मेरे यहाँ पर होते हुए मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे कोई भी लड़का रेजिस्ट कैसे कर सकता है, मेरे यहाँ होते हुए तुम खाने के बारे में कैसे सोच सकते हो। और इस पर बल्लू का रिएक्शन ऐसे होता है जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल को लात मारती है जिससे खाना नीचे गिर जाता है। और ये देखकर बल्लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद ऐसा कुछ होता है जो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक बार स्क्रीनशॉट दिखेगा, उसे स्पैंक करता है और वो लड़की कहती है
कि आज तक मेरे पापा ने मुझे नहीं मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद बल्लू 2 थैली में खाना भर कर अपनी बस की तरफ चला जाता है। और जब बल्लू बाहर आ रहा था उसे वही टकला बुढ़ा मिलता है। वो जब वैशाली के पास आता है तो वैशाली उसे बेहोशी की हालत में मिलती है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। और वैशाली शर्म के मारे उसे नहीं बता पाती कि वो इतने ऑर्डिनरी लड़के से हार गई और उससे पूछती है कि तुम्हारा प्लान कैसा गया। और उसे बताता है कि मैंने सब कुछ सही तरीके से प्लान कर दिया है और उसकी बस में एविडेंस को प्लांट कर दिया है। बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होगा और जेल पहुंच जाएगा। बल्लू जाकर अपनी बस में बैठता है और लिली को कहता है तुम कितनी सुंदर दिखती हो, ये चीज मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं की। वो थोड़ी दूर जाते हैं और तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है और कहती है बाहर आओ। बल्लू बाहर जाता है और पुलिस उसे कहती है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने बताया है कि तुम चोरी कर भाग रहे हो और तुम्हारी बस में चोरी के पैसे हैं। तभी लिली उसे पीछे खींचती है और उसके हाथ में गन पकड़ा देती है, जिसे देखकर पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं। और माइक्रोफोन से एक आवाज आती है कि तुम ओपन फायर कर सकते हो। और वो घमंडी मोटा पुलिस वाला कहता है कि तुम इस पर ओपन फायर कर दो, लेकिन कोई भी उस पर फायर नहीं करता। तभी वहां पर फीमेल ऑफिसर मे आ जाती है जो कि बल्लू को पहले इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसी वजह से कोई गोली नहीं चला रहा था। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम इसके सामने क्यों आ रही हो। और वो कहती है जरा ध्यान से देखो इसके हाथ में क्या है। इसके हाथ में एक वाटर पिस्टल है। और बल्लू ट्रिगर दबा देता है जिसकी वजह से गन से छोटी सी पानी की धार निकलती है। और वो कहती है कि तुम गोली क्यों चलाना चाहते थे। और वो कहता है कि ये अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा था इसलिए मैंने ये सब किया था। मैं कहती है जरा अपने आसपास देखो, हर तरफ से कार्स ने इसे ब्लॉक कर रखा है, ये भाग नहीं सकता, इसके पास कोई वेपन नहीं है, तो ये अरेस्ट को रेजिस्ट कैसे कर रहा था। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब तुम इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब तो तुम बड़ा गुस्सा थी इस पर, तब तो तुम्हें इसके अगेंस्ट में पर्सनल ग्रज थी, लेकिन अब तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो। और वो कहती कि मैंने सिर्फ सबूतों के आधार पर इसे यहाँ पर डिटेन किया था, मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, और जो तुम कर रहे हो वो लॉ के अगेंस्ट में है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कोई भी गलत इंसान फ्री नहीं घूमना चाहिए और शरीफ इंसान को कभी भी जेल नहीं होनी चाहिए। बल्लू पीछे से आता और फीमेल ऑफिसर को हक करने लग जाता और कहता है थैंक यू, तुमने मुझे अच्छा इंसान कहा। और वो कहती है मुझे हक कर मत करो, तुम ठरकी हो और अभी भी तुम इन्वेस्टिगेशन में एक सस्पेक्ट हो, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत तो नहीं है। बस मैंने यहाँ पर ये कहा है कि अभी के लिए पुलिस तुम्हें गोली नहीं मारेगी। बल्लू पीछे हटता है और तभी वो दूसरा पुलिस ऑफिसर मे को धक्का मारकर साइड कर देता है, जिसकी वजह से बल्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वो कहता है कि तुम इसे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है अब दोबारा से कोई तुम्हारी सपोर्ट के लिए यहाँ पर आएगा। तभी बल्लू अपना एक हाथ ऊपर करता है और गली में से एक ड्रोन निकल कर आता है जो कि पूरे टाइम उसे शूट कर रहा था। और पुलिस ऑफिसर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे पकड़ता है और तोड़ देता है और जमीन पर मारता है। और वो इतनी जोर से मारता है कि उस के टुकड़े यहाँ वहां फैल जाते हैं। और कहता है फाइनली चलो ये तो खत्म हुआ, अब कोई मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकता और किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या किया। और बल्लू कहता है क्या तुम सच में इतने बूढ़े हो चुके तुम्हें पता नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग या फिर लाइव डिस्प्ले क्या होता है। और वो कहता है तुम्हें कैसे नहीं पता था कि टॉप 2 स्ट्रीमर मेरी एजेंसी में साइंड है। और तभी वो अपनी गन ऊपर कर लेता और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम पैसे यहाँ से लेकर निकल जाओगे और जो चाहे वो करोगे। लेकिन तभी उसकी गन को कोई रोकने लग जाता है। और वहां पर बहुत सारी लड़कियां लड़के सब लोग आए थे क्योंकि वो टॉप 2 स्ट्रीमर के फोन से स्ट्रीम कर रहा था। और वो वहां पर आकर कहती है कि हमें नहीं लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ असली हो रहा है, ये कितना रियल लग रहा था, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। और उन सबको लग रहा था कि एक शो चल रहा है। और बल्लू फिर से एक बार जीत गया था क्योंकि पैसे के साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पुलिस को भी एक पेड एक्टर बना सकते हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वैशाली होश में आ गई थी और वो उससे पूछती है क्या तुमने सब कुछ ढंग से किया था या नहीं किया था। और वो कहता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारी टीम में हूँ सब कुछ सही जाएगा। और वो फोन कर बल्लू को कहने वाली थी कि ध्यान से रहना, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। लेकिन जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है उसका फोन उसके पास नहीं होता और उसके चिल्लाने की आवाज उसके घर से बाहर भी आती है क्योंकि बल्लू ने बड़ी चोरी चुपके से उसका फोन निकाल लिया था। और अब उसके टीचर का फोन, उसका फोन और वैशाली के फोन से स्ट्रीम हो रही थी जब पुलिस उसे गलत तरीके से डिटेन करने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर बल्लू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब कोई भी पुलिस वाला उसे गलत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता। प्लस उसने वैशाली के फोन से लाइव स्ट्रीम की थी तो अब लोगों को पता चल गया था कि वैशाली उसके साथ लाइव स्ट्रीम करती है। और वो सबको कहता है कि अब तुम मेरी लाइव स्ट्रीम को भी सब्सक्राइब करो और तुम्हें कैसी लगी है लाइव स्ट्रीम। लेकिन तभी वहां पर गन शॉट सुनाई देते हैं और उससे सुनकर सारी भीड़ वहां से भाग जाती है। और बल्लू कहते हैं यार मैं फिर से फंस जाऊंगा क्या। और तभी पुलिस चीफ कहता है कि अब मैं तुम्हें गोली तो नहीं मार सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारी बस को सर्च करूंगा और जो पैसे तुमने चुराए हैं वो सारे मुझे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम जिंदगी भर
जेल में रहोगे। बल्लू कहता है ठीक है तुम मेरी बस को सर्च कर लो क्या जा रहा है मेरा। और सब बाकी सारे पुलिस ऑफिसर उसकी बस को सर्च करते हैं। वो और पुलिस चीफ बाहर खड़े होते हैं और अब तक पुलिस चीफ की विग भी गिर चुकी थी, अब वो पूरा टकला हो चुका था। लेकिन पुलिस चीफ बड़ा हैरान होता है कि तुम्हारी टोन कैसे चेंज हो गई, क्या तुम सच में कुछ कहना चाहते हो जब तक तुम पकड़े जाओ। और वो कहता तुमने मेरे फोन तो तोड़ दिए लेकिन इससे लोगों को लगेगा कि तुमने कुछ गलत ही किया है और मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो सब मेरी लाइव स्ट्रीम का पार्ट है और वो अभी इस वक्त भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और वो ऑफिसर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि अभी ये पकड़ा जाने वाला है तो इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है। तभी वहां से एक जूनियर ऑफिसर आता है जिसे एक बैग मिलता है जो कि मिसिंग था। वो बैग को खोलता और बैग बिल्कुल चमचमा रहा था और पुलिस ऑफिसर खुश हो जाते हैं आखिरकार ये पकड़ा गया। और बल्लू एकदम से रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है काश मुझे पढ़ाई से इतना प्यार ना होता। जो इंसान अपने पेपर में चीटिंग कर रहा था वो कह रहा था कि मुझे पढ़ाई से प्यार ना होता। और ये देखकर वो पुलिस वाला भी समझ जाता है तू पढ़ने वाला तो नहीं दिखता, तू क्या बात कर रहा है। और वो कहता है कि मेरे सूटकेस में बुक्स हैं और ये सारी बुक्स उसी यूनिवर्सिटी उसी स्कूल की हैं जिसमें बल्लू जाता है और जहां पर जाकर वो चीटिंग करता है। पुलिस चीफ गुस्सा हो जाता है कि सारा पैसा कहाँ है जो तुमने चुराया था। और बल्लू बिल्कुल कंफ्यूज था, ये पैसे चुराए थे, कौन से पैसे चुराए थे भाई, मैं खुद फटीचर हूँ, खाना पैक करके लेके आया हूँ। पुलिस चीफ बस की तरफ इशारा करता और कहता है कि मेरे जूनियर ने पैसे ढूंढ लिए, वहां पर पैसे पड़े थे। और बल्लू कहता है कि तुमने अपने जूनियर को फोर्स किया है कि वो वहां पर थोड़े से पैसे फेंक दे। पुलिस चीफ अपनी गन निकालता और कहता है कि तुम पुलिस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो, इस सजा में मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। लेकिन बल्लू उसी गन पर उंगली रखकर कहता है इस गन को नीचे रखो, अगर तुमने गोली चला दी तो सिर्फ जेल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। और जैसा कि हमने सोचा था पुलिस चीफ इस बात को साइड में जाने नहीं दे सकता था और वो अपनी गन को लोड करता है। और बल्लू कहता है कि पहले मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अब वो यहाँ पर आ चुका है। और पुलिस चीफ कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तभी वहां पर एक इंसान आता और कहता है क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। और पुलिस चीफ घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वहां पर डायरेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी ब्यूरो से आया था और उसे बताता है कि हमें एक रिपोर्ट मिली थी जिसे मैं बताया था कि तुमने बहुत सारी वायलेशन किए हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तभी डायरेक्टर के सारे वहां पर जूनियर्स आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं अब तुम पर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी। और पुलिस चीफ अरेस्ट होने के बाद कहता है मुझे नहीं पता वो सारे पैसे कहाँ गए लेकिन वो इसी सूटकेस में थे। और इसके बाद वो डायरेक्टर मे के साथ खड़ा था और वो कहता है क्या यही वो लड़का है जिसकी हेल्प के लिए तुमने मुझे बुलाया था, मुझे ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही लेकिन अगर वो साफ दिल का इंसान है और वो सही है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। और ये डायरेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मे का पापा है। इसके बाद वो कुछ कहते हैं जिसे सुनकर मे कहती है कि आप पागल हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा एक सस्पेक्ट है। और उसे कहते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर कोई भी बदतमीजी या नॉनसेंस मत करना, मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊंगा एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और बल्लू को जो सिस्टम मिला था वो पैसे को कभी भी कहीं भी अपीयर कर सकता है और इस पैसे की मदद से बल्लू ने अपनी व्यूअरशिप भी बढ़ा ली थी, प्लस उसने बाकी दो स्ट्रीमर के फोन से स्ट्रीम की थी जिसकी वजह से सारे लोग उसकी स्ट्रीम पर भी आ गए थे। और सिस्टम ने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि सिर्फ फीमेल स्ट्रीमर्स को उसे साइन करना है। और इसी के साथ बल्लू इस देश का सेकंड हाईएस्ट स्ट्रीमर बन चुका है और उसने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। और अब वो इंतजार नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या प्राइज मिलेगा, क्या उसकी एक्स-रे विजन इंप्रूव हो जाएगी जिससे वो जो भी तुम सोच सकते हो वो कर पाएगा। लेकिन उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसके सामने उसका प्राइज आ जाता है। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। बल्लू ने फाइनली अपने चैलेंज को पूरा कर लिया था। उसने टॉप 3 स्ट्रीमर्स को अपनी कंपनी में साइन कर लिया था जिसमें से एक को खुद बन चुका था। और इसके बाद वो वेट कर रहा था कि उसे क्या प्राइज मिलेगा और उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता और उसे प्राइज मिलता है मेन क्वेस्ट लाइन का ओपन हो जाना। मतलब अभी तक वो जो टास्क कर रहा था वो साइड क्वेस्ट थे, मतलब जो मेन मिशन के आसपास जो छोटे मोटे मिशन होते हैं वो। उसके अलावा उसे और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक था पर्सनल वॉल्ट जिसमें वो बहुत सारे पैसे स्टोर कर सकता था। लेकिन बल्लू को जिस चीज का इंतजार था वो उसे नहीं मिला। उसे लगा था कि उसकी एक्सरे विजन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और वो कुछ और चीजें कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और वो फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझ पर कोई खतरा है। अगले दिन बल्लू एक चेयर पर बैठकर अपने मेन चैलेंज के बारे में सोच रहा था जो उसे नया टास्क मिला है, जिसमें उसका मेन टास्क था पहले कंपनी बनाना, उसमें स्टाफ को रखना, एक्सपेंड करना, उसके बाद कंपनी की जगह को कंफर्म करना और फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट करना। जो ये देखकर बल्लू सोचता है कि मेरे पास पहले ही 2 एम्प्लॉय हैं और अभी बस 2 टास्क बचे हैं। पहले मुझे अपनी कंपनी की फिजिकल लोकेशन ढूंढनी है कि कहां पर मैं अपनी कंपनी को बनाऊंगा और उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट करना है। बल्लू बिल्कुल एक पागल की तरह हंसता और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। लेकिन तभी उसके सामने वाली टेबल पर
एक सोडा की कैन आती है और बल्लू से बिल्कुल ऑपोजिट इमोशंस के साथ एक आदमी वहां पर खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था और वो इस चीज की वेट कर रहा था कि कब ये अपने सपनों से निकलेगा और मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक को बाय कर पाऊंगा। बल्लू कुछ सेकंड तक उसको देखता है, वो कुछ सेकंड तक बल्लू को देखता है और उसके बाद बल्लू कहता है सॉरी मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे काम भी करना है। और उसके बाद वो सोचता है इतने सारे पैसे कमाने के बाद, इतने सारे टास्क करने के बाद भी मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम नौकरी क्यों करनी पड़ रही है। मेरे पास उसके लिए एक जवाब है, अगर भिखारी को सोने का लोटा दोगे तब भी वो भीख मांगेगा। और जैसे ही वो ये सोच रहा था उसी के पास में एक और लाल बालों वाली लड़की गिर जाती है और उसके आसपास जो दूध होता है वो भी गिर जाता है। तभी वहां पर स्टोर का मैनेजर आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें पार्ट टाइम नौकरी की जरूरत है। और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं इन सारी चीजों के पैसे भी दे दूंगी, बस मुझे जॉब से मत निकालना। और बैंक मैनेजर कहता है कि तुम्हारे आधे महीने की सैलरी कट की जाएगी। मैनेजर उसे कहता है कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, मुझे और भी तुमसे कुछ बात करनी है। बल्लू दूर से ये सारी चीजें देख रहा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैनेजर उसे नोटिस कर लेता है और उसे कहता है कि तू मुझे क्या देख रहा है, अपना काम कर, इस स्पीड से अगर तू काम करेगा तो तेरी भी सैलरी काट दूंगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर आती है और बल्लू को सॉरी बोलती है। बल्लू से पूछता तुम सॉरी क्यों बोल रही हो और वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी मैनेजर से डांट खानी पड़ी। और बल्लू उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि हमें ज्यादा कुछ सुनने की जरूरत नहीं है और ना ही ये कोई इतनी बड़ी बात है, हम दो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे पास खाने के कुछ कूपन्स हैं, तो क्या हम दोनों कुछ खाने के लिए चलें। और ये सुनकर बल्लू खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास भी खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इतने सारे पैसे होने के बाद, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वो सोचता है ये कोई ना कोई परी है जिसे भगवान ने भेजा है। उसके बाद वो मैनेजर के ऑफिस में जाती है और कहती है प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालना, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तभी वो मैनेजर सामने आता है। ये सब एक चीज पर डिपेंड करता है और उसका हाथ पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी बल्लू एक चुटकी बजाता है और मैनेजर के सर पर कैश रजिस्टर आकर गिरता है। और इतना कुछ होगा तो ऑब्वियसली बैंक मैनेजर गुस्सा हो जाएगा, जो कि वो हो जाता है और वो बल्लू को कहता है क्या तुझे अपनी जॉब प्यारी नहीं है जो तू ये सब हरकतें कर रहा है। और बल्लू कहता है कि मुझे नौकरी खोने से कोई डर नहीं है। तभी मैनेजर उंगली करता है और कहता है आज से तेरी नौकरी जा चुकी है। और बल्लू कहता है मेरी नौकरी जा चुकी है, तुमने क्लियरली सिचुएशन को बहुत ही गलत समझ लिया है, मैं नौकरी से नहीं निकाला जा रहा हूँ, तुम नौकरी से निकाले जा रहे हो और अब से पूरी जगह मेरी है। और ये सुनकर वो हैरान तो होता ही, साथ में गुस्सा भी हो जाता क्योंकि उसे पता था कि बल्लू के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस जगह को खरीद सके। बल्लू से कहता अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम फोन कर पूछ सकते हो कि अब यहाँ का मालिक कौन है। और इसके बाद वो मैनेजर जाता और ऑक्शनियर को फोन करता है ये पता करने के लिए क्या सच में बल्लू ने ये जगह खरीद ली है। उस लड़की के पास खड़ा था और कहता है बस तुम कुछ सेकंड रुको, मैं अभी आता हूँ। वो फिर मैनेजर के पास जाता और कहता है क्या तुमने कंफर्म कर लिया। और तभी बल्लू की तरफ एक घड़ी उड़ते हुए आती है जो कि दीवार में लगकर टूट जाती है और वो बल्लू पर चिल्लाता और कहता है मैंने सारे शेयर होल्डर्स को फोन किया था और उन्होंने मना किया था कि ये स्टोर सेल के लिए नहीं है। और बल्लू कहता है अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें शेयर होल्डर्स को फोन करने के लिए नहीं कहा था। और मैनेजर कहता अगर शेयर होल्डर्स नहीं तो किसको फोन करना, और अपने आप का बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम ये जगह नहीं खरीद सकते, और अगर शेयर होल्डर्स को फोन ना करूं तो मैं किसको करूं। और ये सुनकर बल्लू अपनी जेब से एक पर्ची निकालता और उसे दे देता है, इस नंबर पर फोन करो। मैनेजर नंबर को डायल करने लगता है और कहता है कि ये लास्ट टाइम है, अगर इस टाइम पर मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और वो फोन करता और सामने से कोई फोन को उठाता और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और बल्लू पीछे खड़ा होकर बात कर रहा था। और ये देखते ही वो मैनेजर गुस्सा हो जाता है और उसके पास जो चेयर पड़ी थी वो उठाकर बल्लू की तरफ मारने के लिए भागता है और कहता तुम मेरे साथ बकवास करना बंद नहीं करोगे, तुम बार बार यही करते हो, तुम्हारी यही हरकतें हैं। और बल्लू कहता है शांत हो जाओ, मैंने स्टोर को नहीं खरीदा है, मैंने स्टोर को नहीं खरीदा, लेकिन जिस जमीन पर ये बना है वो जमीन मेरी है। और इसी के साथ वहां पर एक जेसीबी आती है और उस स्टोर को तोड़ने लग जाती है और जेसीबी बकेट में बल्लू खड़ा हो जाता है और कहता है आज से तुम्हारी नौकरी भी गई और तुम्हारा ये स्टोर भी गया। और वो मैनेजर कुछ नहीं कर पाता, बस वहां पर रोते हुए देखता है कि बल्लू के एक हाथ में उसका फेवरेट सोडा था और वो अपनी बस के ऊपर आकर बैठ जाता है और ऑर्डर देता है जेसीबी को कि पूरे स्टोर को तोड़ दे। बल्लू सनग्लासेस लगाकर वहां पर लेटा था और उस लाल बाली वाली लड़की से पूछता है क्या तुम एक आर्किटेक्ट हो, और सरप्राइजिंगली वो हाँ कहती है कि हाँ मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करोगी और मेरी कंपनी को बनाओगी, क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं पर होगा। और अगले दिन टीचर के ऑफिस में वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम ये सारी चीजें कैसे करते हो और क्यों करते हो। और बल्लू कहता है अच्छी बात है, वैसे ही मैं कुछ छुपा नहीं रहा था,
तो तुम्हें पता चल गया, ये अच्छी बात है। टीचर कहती कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस कंपनी के मालिक तुम्हारे पापा हैं, तुम नहीं। और बल्लू से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरे पापा इस कंपनी के मालिक नहीं है, मैं ही मालिक हूँ। टीचर के मन में वो मान चुकी थी कि बल्लू एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, और बल्लू सोचता है टीचर सोच भी कैसे सकती है कि मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूँ। टीचर कहती है माना कि मैं तुम्हारे पापा की एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी टीचर भी हूँ, तो तुम्हें बताना मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारे पापा बहुत अमीर होंगे, लेकिन तब भी तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद वो एक टेस्ट निकालती है जो कि सोशल स्टडीज का था, जिसमें बल्लू दोबारा से फेल हो चुका था। और माना कि तुम्हें कभी जिंदगी में खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बल्लू मनी मन सोच रहा होता है कि कैसे पिछले महीने तक वो सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो कैंटीन से सिर्फ और सिर्फ चावल खाता था क्योंकि वो फ्री होते थे। तुम्हें कपड़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कितने महंगे कपड़े हैं, कौन से कपड़े हैं, तुम्हें स्कूल में कौन से कपड़े पहन कर आने हैं। और बल्लू मनी मन सोच रहा होता है कि कैसे वो पिछले महीने तक अपनी पैंट के साथ ही अपना अंडरवेयर धोता था ताकि वहां पर कम पैसे लगे, कम डिटर्जेंट लगे, और अब कैसे उसके सफेद कच्चे पर नीली धारियां बन चुकी है क्योंकि वो जीन्स के साथ धुलते थे। और तुम्हें जिंदगी में कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कहां पर काम करना है या फिर तुम्हें काम करना भी है। और बल्लू सोचता ये बात तो ठीक है, कल जो मेरे पास इकलौता सोर्स था कमाने का, मैंने उसी स्टोर को तोड़ दिया, तो मेरे पास जॉब तो है ही नहीं। और वो मनी मन रोने लग जाता है। टीचर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें थोड़ा सोशल वर्क करना होगा और इतने पॉइंट जमा करने होंगे कि तुम सोशल स्टडीज के एग्जाम में पास हो जाओ। और बल्लू कहता है हाँ, मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढी है जहां पर मैं ऑफिस बनाने वाला हूँ, मैं वहां पर लोगों की हेल्प करूंगा जिससे मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस बार टीचर उससे ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाती और वो बल्लू को बाय कहकर वहां से जाने के लिए कहती है। बल्लू कहता है कि ठीक है, मैं सारे काम करूंगी जो भी आपने कहा है। और टीचर तब भी उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें इस इंटर्नशिप पर ध्यान देना होगा वरना तुम डिप्लोमा नहीं ले पाओगे। और टीचर के ऑफिस के पास एक और लड़का खड़ा था जो ये सारी बातें सुन रहा था, और ये था नितिन। और वो हैरान हो जाता है कि ये डिप्लोमा नहीं ले पाएगा, लेकिन कैसे। और तभी वो एक फोन मिलाता है और अपने पापा को कहता है मेरे पास पैसे भेज दो क्योंकि रिसेंटली आपने मेरे पास पैसे नहीं भेजे हैं। और नितिन के पापा एक बहुत ही अच्छे ऑफिस में बैठे थे और फोन कट करने के बाद सोचते हैं कि वो अपने बेटे की हेल्प कैसे करे। और तभी नितिन के पापा के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की हेल्प करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं कर सकता हूँ। और वो कहते हैं मैंने सुना है कैसे तुम्हारे सारे फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है, तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो फिर तुम इतने सारे पैसे अपने बेटे के लिए कहाँ से लेकर आओगे। नितिन के पापा चिल्लाते और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। और वो कहता है मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा सीक्रेटली डिवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें अपने इमरजेंसी फंड्स का यूज करना पड़ रहा है। और वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें डर लगता है कि ये कौन इंसान है जिसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तो अपना बिजनेस कार्ड निकालता और कहता है मेरे प्रपोजल के बारे में जरूर सोचना वरना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। वो अपना कार्ड जमीन पर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है और जाते वक्त कहता है मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो। उसके पापा जल्दी से भागते और कार्ड को उठाते और देखते हैं कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं, और उस इंसान का नाम था जेसन। दूसरी तरफ बल्लू की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। नितिन भी पूरी तरीके से उन सबकी हेल्प कर रहा था और ईंटों को उठाकर यहाँ से वहां रख रहा था। हालांकि वो वहां का मालिक है, लेकिन तब भी वो सारे काम कर रहा था। और एक छोटा ब्रेक लेने के बाद बल्लू सोचता है कि ईंटों को यहाँ से वहां लेके जाना मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग है क्योंकि मुझे बचपन से आदत है काम करने की। और तभी लाल बालों वाली लड़की कहती है कि मैं सबके लिए लंच लेकर आई हूँ, तो क्यों ना तुम लाइन में बनाकर यहाँ पर आओ और सब अपना अपना खाना लो। और इसी बीच बल्लू सोचता है कि उसे अपने लंच में चिकन मिलेगा, लेकिन तभी एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी वहां पर आता है और बल्लू से आगे आ जाता है लाइन तोड़कर। और ये देखकर वो लाल बालों वाली लड़की उससे लड़ने के लिए तैयार थी, उससे झगड़ा कर रही थी, लेकिन तभी बल्लू से मना करता है। और वो हट्टा कट्टा आदमी उसे कहता है क्या हुआ, तुम कुछ कहने वाली थी क्या, तुम मुझसे बात करना चाहती हो क्या, तुम मुझे पसंद करती हो। और ये सब सुनने के बाद बल्लू के चारों तरफ आग लग जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बल्लू जाकर उससे लड़ाई करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक नीले बालों वाला लड़का आता है जिसका नाम होता है नील। और वो आकर कहता है कि रुक जाओ, इससे लड़ाई मत करना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और बल्लू कहता है खतरनाक है, लेकिन क्या है, कौन है ये। और वो कहता है ये पहले एक स्ट्रीट गैंग में था और इसके अब भी वहां पर कनेक्शंस हैं। और ये सारी बात सुनकर वो बिल्डर कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम मेरे आसपास आए हो या कोई तकलीफ दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और बबलू और नील उसको देख रहे थे, जिसमें नील बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद वो बबलू को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, अगर हमने यहाँ पर कोई मुसीबत क्रिएट की तो हमें शायद आज की सैलरी भी ना मिले। बल्लू हंसकर स्माइल करता और उसे कहता तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुसीबत में हम नहीं, मुसीबत में वो पड़ेगा क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूँ। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि उसका बॉस उसके सामने खड़ा है और वो इतनी देर से बकवास कर रहा था। वो हट्टा कट्टा बिल्डर एक कोने में जाता जहाँ पर परछाई में एक इंसान खड़ा था। वो कहता है कि मुझे क्या करना होगा,
और वो कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है कंस्ट्रक्शन साइट पे ताकि वो सारी चीजों को तबाह कर दें। और ये सारी बातें बल्लू सुन लेता है और वो हैरान होता है कि मेरी साइट पर कोई है जो मेरी जगह को बर्बाद करना चाहता है। बल्लू वहां से पूरी स्पीड में भागता है ये देखने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। और अभी तक वहां पर लाल बालों वाली लड़की को परेशान करने के लिए कुछ गुंडे आ चुके थे, लेकिन उसका दोस्त, नया दोस्त नील उसे बचाने में लगा था। लेकिन वो इतना कमजोर था कि वो अटैक नहीं कर सकता था, वो सिर्फ वहां पर खड़े होकर मार खा रहा था। उनमें से एक गुंडा शवल उठाता है और उसे मारने लगता है और वो गुंडा उसे कहता है अगर मैं इससे तुम्हें मारूं तो तुम्हें कितना दर्द होगा। और जैसे ही ये कहता है उसके पीछे जो फेंस था वो टूट जाता है, वहां से धुआं उड़ने लगता है। सब लोग वहां पर देखते ही क्या हो रहा है और वहां पर बल्लू की बस थी। वो बिल्कुल उनके पास आकर रोकता है और कहता है अगर मैं इससे तुम्हें टक्कर मार दूं तो तुम्हें कितना दर्द होगा। बल्लू बस से उतरता है और पूछता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए और किसने भेजा है तुम्हें। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है हमारे बॉस कौन है और तुम गलत पंगा ले रहे हो। और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉस कौन है, तुम कौन हो, जल्दी से यहाँ दफा हो जाओ। और तभी वहां पर वो इंसान आता है जिसने ये कहा था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही गुंडों को वहां पर भेज दिया है। और ये वही इंसान है जिसे बल्लू पहले भी हरा चुका था। और वो जैसे बल्लू को देखता उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि वो किससे पंगा ले रहा है। वो जमीन पर गिर जाता, बल्लू वो शवल उठाता और कहता है क्या तुम भूल गए किससे पंगा ले रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना ये शवल मैं बहुत देर तक अपने हाथ में रख नहीं पाऊंगा। और ये सब देखने के बाद वो हट्टा कट्टा वर्कर वहीं पर आता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की, इस एरिया में कोई नहीं है जो हमारी गैंग से नहीं डरता। और जैसे ही वो ये कहता है उसके हेलमेट पर पीछे से एक चांटा आता है और इससे उसे गुस्सा तो आता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई, किसका मरने का दिन है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर एक छोटी सी हाइट की औरत खड़ी थी जो अपने पैरों पर भी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। और वो औरत कहती है तेरी माँ के मरने के दिन आए और तेरी माँ यहाँ पर आई है। और ये सुनते ही वो जमीन पर घुटनों पर बैठ जाता है और उसके बाद उसकी माँ सबके सामने उसे डांटने लगती है और कहती है तू कितना बदतमीज है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की किसी का मरने का दिन है। और वो सारा प्रेशर झेल नहीं पाता और वो रोने लग जाता है। उसकी माँ उसे कहती मैंने तुझे मना किया था ना बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। उसके बाद वो बल्लू के पास आती है और कहती है थैंक यू, तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया वरना मेरा बेटा कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता और फिर से जेल पहुंच जाता। और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। जब वो वहां से चले जाते हैं बल्लू ध्यान देता है असली दुश्मन की तरफ और कहता है तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करने वाले हो। और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और मैं तुमसे मिलूंगा तो मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। बल्लू उसके कंधे पर हाथ रखता है कि अरे अभी कहाँ जा रहे हो, रुको जरा मेरी हेल्प करो और मुझे ये बताओ कि जिसने तुम्हें हायर किया था ये सब करने के लिए वो कौन है। और वो कहता है नहीं, हमारे इस बिजनेस में भी कुछ रूल्स होते हैं और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है। और बल्लू तभी एक पॉलिथीन निकालता है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए थे और बल्लू कहता है रूल्स तोड़े भी जा सकते हैं। और उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे वो नशे में हो, पर फिर वो कहता है कि ये सब गलत है और मैं नहीं बता सकता कि वो कौन है। और तभी बल्लू एक और पैकेट निकालता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहता है कि एक बार तो कर ही सकते हो। और वो बिल्कुल पैसों के नशे में डूब चुका था और वो कहता है कि मैं तब भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मेरे गैंग लीडर का नाम मिस्टर स्मिथ है और तो और अगर तुम उसे चैलेंज करोगे तो तुम जरूर मारे जाओगे। उसे चैलेंज करना बहुत बड़ी बेवकूफी और पागलपन होगा। और ये सब सुनने के बाद बल्लू स्माइल करता और कहता है कि जितने पैसे मेरे पास हैं उससे तो मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई भी जवाब मिल जाएगा मुझे। तो बल्लू उसे कहता है आखिरकार माफिया भी तो एक सर्विस ही है, तुम पैसे के लिए काम करते हो तो तुमने मुझे ये जवाब दे दिया और वैसे भी मैं तुम्हारे बॉस के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। इसके बाद बल्लू पिंक बालों वाली स्ट्रीमर वैशाली के पास जाता है और उसे एक ऑफर देता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वो कहती है मैं ये कभी नहीं कर सकती, जो तुमने कहा मैं उसका आधा काम भी नहीं कर सकती। और ऑपोजिट डायरेक्शन में बल्लू उस टेबल पर बैठा था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बॉस को मना कैसे कर सकती हो। और वैशाली हैरान थी कि तुम कह भी कैसे सकते हो कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। और बल्लू कहता है कि वो बस कुछ गेस्ट है और वो तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत बात है। और वैशाली चिल्लाकर कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। उसके बाद बल्लू वहां से जा रहा था और उसे याद दिलाता कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें लिखा था मैं जो भी कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, अगर तुम वैसा नहीं करती हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वैशाली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी स्लिपर निकाल कर बस उसे मारने ही वाली थी। उसने कभी भी ऐसे क्रिएटर को नहीं देखा जो कि उसे ब्लैकमेल करेगा और ये सब करने पर मजबूर करेगा, लेकिन इसने करने के लिए क्या कहा है आगे पता चलेगा। इसके बाद वो अपने टकले सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें उन्हें कॉल करना ही पड़ेगा, सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। और वो टकला जमीन पर बैठ जाता है कि एक बात दोबारा से सोच लीजिए, क्योंकि अगर एक बार हमने उससे हेल्प ली तो हम उसके एहसान के नीचे दब जाएंगे और मेरा भाई उतना सिंपल नहीं है जितना वो लगता है। और ये सुनकर वैशाली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी और तुम कब से मुझसे उल्टा बात करने लगी, सिर्फ मिस्टर जेसन है जो हमारे
हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ये वही इंसान था जो नितिन के पापा को ब्लैकमेल कर रहा था। वैशाली वहां से जाने लगती और कहती तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, मिस्टर जेसन को ढूंढो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। जैसे ही बल्लू उसके घर से निकलता है वो अपने बूढ़े सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि अपने भाई जेसन को बुलाओ, मुझे 1 घंटे उससे बात करनी हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। और ठीक 1 घंटे बाद वो मिस्टर जेसन से मिलती है और वो उसे बताती है कि कैसे ये लड़का उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो उसे बोलने से रोक देता और कहता है मुझे देखने दो। तभी उसकी आंखें चमकने लग जाती है और वो वैशाली की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। बचपन में उसके दोनों माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उसके बाद वो सड़क के गुंडों के साथ रहने लगी और फाइनली उन्हें रूल करने लगी। उसका सीक्रेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और जब वो वैशाली को बताता है कि तुम्हारी ये स्टोरी थी, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, तो तुम्हें ये कैसे पता। और वो कहता है कि अब तुम मेरे एहसान के नीचे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो मनी मन सोचता है कि मैं फाइनली किसी ऐसे इंसान से लड़ूंगा जो मेरे बराबर होगा, क्योंकि मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की है, जैसे कि बल्लू का पुराना क्लासमेट नितिन, वैशाली और भी कुछ लोग। उससे अगले दिन वैशाली वहां पर पहुंच जाती है जहां पर बल्लू ने उसे गेस्ट से मिलने के लिए बुलाया था। उस टाइम पे उसे बहुत बुरा लग रहा था कि बल्लू उसे ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा है, और अब जब मिस्टर जेसन उसके साथ है तो बल्लू उनसे बच नहीं पाएगा और उनके प्लान के अकॉर्डिंगली वो उसे बताती है कि वो तैयार है। बाहर बल्लू का पुराना क्लासमेट नितिन और मिस्टर जेसन खड़े थे। वो नितिन को कहते हैं कि बाहर कुछ देर तक बल्लू को डिस्ट्रैक्ट करके रखना, और जब वो वहां से जाने लगता है तो मिस्टर जेसन उसके भी सीक्रेट देखने लगते हैं। और जब बल्लू फाइनली उस बिल्डिंग में एंटर कर रहा था एक गाना गाते हुए, तभी वो नितिन से टकरा जाता है जो कि अब गंजा हो चुका है। बल्लू से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे नहीं। नितिन उससे पूछता है कि तुम इस महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए क्यों आए हो। बल्लू से कुछ नहीं बताता और अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो चिल्लाता और कहता है कि पूरा रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है। बल्लू से इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो चिल्लाता है और जोर से सबको बताने लग जाता है कि बल्लू ने जो किया है वो इलीगल है। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने क्या इलीगल किया है, और वो उसे बताता है कि तुमने अंदर जो वैशाली जो स्ट्रीमर है उसे करने के लिए कहा है वो बिल्कुल इलीगल है। और वो कहता है कि पहले प्रूफ के साथ बात करो। और वो बड़े गुस्से में अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वैशाली के आसपास थे और उसे परेशान कर रहे थे और उसे बार बार बोल रहे थे कि मुझे ये गेम खेलना, मुझे वो गेम खेलना है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या तुम्हारा ये मतलब था गेस्ट से? वो ये प्रूफ नहीं कर पाया था कि बल्लू ने कुछ भी गलत किया, तो इसलिए वो वहां से एम्बेरस होकर चला जाता है। और बल्लू वहां पर खड़ा होकर कहता है कि वैशाली से अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता इन सारे बच्चों के साथ खेलने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए। मिस्टर जेसन दूर एक बिल्डिंग से ये सब कुछ देख रहे थे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और वो ट्राई करता है कि वो बल्लू का सीक्रेट देख ले, लेकिन उसे सिर्फ 0 और 1 के नंबर्स दिखाई देते हैं। और थोड़ी देर बाद वैशाली उसे कहती है मुझे सच में लगा था कि तुम मुझे कुछ गलत करने के लिए कह रहे हो, लेकिन बल्लू उसे खाना खाते हुए कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं था कि कौन से गेस्ट आने वाले हैं। मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई मैंने वही मान ली। उसका बल्लू सोचने लगता है कि अभी असली गेम तो शुरू हुआ है। सबसे मुश्किल काम था कंपनी बनाना और एम्प्लॉइज को हायर करना, लेकिन अब इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे बस एक पहली ट्रांजैक्शन करनी है जो कि मैं कल करूंगा। वो वहां से बाहर जाते वक्त अपनी बस की तरफ जा रहा था जब वहां पर मिस्टर जेसन आता है। वो टकराते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और बल्लू से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो अपनी बस की तरफ चला जाता है। और पास जाकर भी वो बल्लू का सीक्रेट नहीं देख पाता। उसे बल्लू पर सिर्फ एक नंबर दिखाई देता है 11.637%, और वो समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन वो इसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि पहली बार उसे कुछ इतना ज्यादा एक्साइटिंग करने के लिए मिला है। नितिन उसके पास आता है और कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, और वो उसे कहता है कि बल्लू से डायरेक्टली पंगा मत लेना, पहले हमें उसके आसपास के लोगों को उससे दूर करना होगा। और उससे अगले ही दिन उसकी टीचर, स्ट्रीमर और उसकी लाल बाल वाली दोस्त के पास एक फोन आता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और अगले दिन जब बल्लू ट्रांसफर करने वाला था, पहली ट्रांजैक्शन करने वाला था, तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे एम्प्लॉइज ने सीक्रेटली क्विट कर दिया है और कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा। तो उसे नहीं पता था कि ये सब किस रीजन से हुआ है। और तभी उसके पास एक फोन आता है कि आज शाम को ये रेस होने वाली है। और तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वहां पर एक लड़का खड़ा था जो कि सीक्रेटली मिस्टर जेसन था, और बल्लू को ये बिल्कुल नहीं पता था। बल्लू ने कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की थी कि अपने कंपनी के लिए उसे एम्प्लॉय चाहिए, तो वो वहां पर इंटरव्यू के लिए आया था। अब वो बल्लू की तरफ देखता है, जो नंबर पहले 11% के आसपास था वो 3% के आसपास है। उसके मन के अंदर एक शैतान था जो सोच रहा था कि इसे ये भी नहीं पता इस कार रेस के एंड में उसके लिए उसकी मौत वेट कर रही है। और ये रेस अभी तक की सबसे लंबी रेस होती है, और जैसा कि तुम मैप में देख सकते हो
इसमें सारे पार्टिसिपेंट को शहर के बीच से लेके पहले ईस्ट में जाना है और फिर वहां से टैग करके वेस्ट की तरफ जाना है, और वो भी एक ही बार में। और बल्लू इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसे कोई डर नहीं था। वो कहता है कि इसमें वैसे भी हम कुछ नहीं हारते और अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन तभी उस रेस का एक मेन जज कहता है कि हमेशा की तरह रूट और मेथड्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो अपनी सबसे प्रेशियस चीज यहाँ देनी होगी। जिसे सुनकर बल्लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये रूल कब ऐड हुआ और मुझे क्यों नहीं पता था। बल्लू अपने दोस्त की तरफ देखता है जो कि मिस्टर जेसन था और उसे कहता है कि आज ये रेस हारना मत। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी कंपनी को हार चुके हो। और ये पूरी रेस लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी जिसमें रिपोर्टर कहती है कि वॉयलेंट स्नो जो कि बहुत टाइम से जीती हुई आ रही थी इस रेस को, वो इस बार भी इस रेस को जीत सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन एक पुरानी रेस में वॉयलेंट स्नो एक मिस्टीरियस आदमी से हार गई थी जो कि ऑब्वियसली बल्लू था, और वहां से सारी कार्स पूरी स्पीड में निकल जाती हैं, लेकिन बल्लू की बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और मिस्टर जेसन उससे पूछते हैं कि हम ये रेस को जीतेंगे कैसे, और वो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी फोन मिलाने लगता है लेकिन वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं होते, और मिस्टर जेसन उसे देखकर सोचते हैं कि इसने कुछ भी प्लान नहीं किया है, क्योंकि आज ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं होंगे। लेकिन बल्लू उसके बाद कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें प्लान बी करने की जरूरत है। और उसके बाद कहता है कि वहां पर लेकर चलो, और वो भी फुल स्पीड में। और उसका पुराना क्लासमेट नितिन भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब वो चेक पॉइंट पर पहुंचता है उसके हाथ पर एक स्टैंप लगता है, और जब वो स्टैंप को देखने लगता है तो ऊपर से बर्फ आकर गिरने लग जाती है, और वो बहुत हैरान होता है कि बर्फ कहां से आई। और तब वो ऊपर देखता है वहां से 3 बड़े बड़े प्लेन जा रहे थे जो बर्फ छोड़ते हुए पूरे शहर में जा रहे थे, और धीरे धीरे पूरे रोड पर बर्फ जम जाती है। लेकिन तभी दिखाई देता है कि पीछे से बल्लू अपनी बस में आ रहा था जो कि स्पेशल इक्विप्ड थी बर्फ में चलने के लिए, और वो अपनी कार से निकलकर रोने लग जाता है क्योंकि वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और बल्लू देखकर हंसने लगता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि उसने ये सब कैसे किया था। वो एक जगह पर गया था जहां पर वो अपना ढेर सारा पैसा लेकर जाता है और कहता है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्लेन ट्रेन जो भी हो वो भरकर बर्फ चाहिए, वो भी पूरे शहर में। उसके बाद वो अपनी बस को मॉडिफाई करता है, और जेसन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से, और ये अपनी कंपनी को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। क्या इसकी कंपनी सच में वर्थ इट है इतने सारे पैसों के लिए। बल्लू मिस्टर जेसन को कहता है किसी और डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हम रेस को कैसे जीतेंगे, और वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आज पहला दिन है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिनिश लाइन के पास बहुत ही कम टाइम बचा है और वहां पर कार्स पहुंचना शुरू कर देती है, लेकिन वॉयलेंट स्नो वहां पर नहीं होती, जबकि वो हमेशा नंबर 1 पर होती है। लेकिन फाइनली वो नाइट्रो की हेल्प से आगे पहुंच जाती है और अब वो नंबर 1 पर थी। जब वो ट्रेन ट्रैक्स को वहां से क्रॉस करने वाली थी तभी वहां पर एक ट्रेन आ जाती है जो कि उस टाइम के लिए स्केड्यूल नहीं थी। उस टाइम पर वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन वहां से जा रही थी उसकी पिछली कैरेज में बल्लू की बस थी जो कि एक ट्रेन की तरह लग रही थी, और उसे देखकर चिढ़ाता है और फिर वहां से डिरेल होकर अपनी फिनिश लाइन की तरफ चला जाता है। लेकिन इस बार वॉयलेंट स्नो के पास भी एक और सीक्रेट कार्ड था। वो अपनी कार में एक बटन दबाती है और उसकी कार एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और अब वो भी बल्लू के पीछे पीछे थी। ये देखकर जेसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसने रेस जीतने के लिए एक ट्रेन को हायर कर लिया और उसके पीछे अपने दोस्तों को लगा रहा है, और तो जो इसका कंपटीशन है वो भी अपनी कार को बाइक बना सकती है। और तभी धीरे धीरे वॉयलेंट स्नो उसके पास आ रही थी, और जब उसके बिल्कुल साथ में आ जाती है बल्लू से देखकर कहता है कि तुमने आज भी ब्लैक पहना है, जो कि मिस्टर जेसन को बिल्कुल समझ नहीं आता इसने ब्लैक कहाँ पहना है। वॉयलेंट स्नो उससे आगे निकल जाती है और वो फिनिश लाइन को पार कर लेती है, और पार करते ही वो बल्लू को कहती है कि आज तुम हार गए हो। लेकिन बल्लू अपनी बस में बैठकर खाना खा रहा था और वहां से धीरे धीरे आगे निकल जाता है, और उसे लगता है कि बल्लू अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो यहाँ से एम्बेरस्ड ना हो इसलिए जा रहा है। और तभी बल्लू बस से बाहर आता है और सबको कहता है कि तुम इतनी देर से अपनी जो सैलरी का वेट कर रहे थे वो तुम ले सकते हो। और वहां पर जितने भी आदमी थे वो सब अपनी अपनी चीजें छोड़कर बस के पीछे भागने लग जाते हैं। वॉयलेंट स्नो, कैमरामैन और जर्नलिस्ट कोई भी समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और अब उसे समझ में आता है ये असली फिनिश लाइन नहीं थी, ये एक फेक फिनिश लाइन थी, और असली रेस बल्लू ने जीती। और वहां पर वो सारे लोग जो कि फेक बनकर यहाँ पर खड़े थे वो बल्लू को चीयर कर रहे थे क्योंकि वो उसकी कंपनी के एम्प्लॉय थे। मिस्टर जेसन उसके पास आकर पूछता है कि तुम बल्लू से मिली कैसे थी, और वो उसे कहते कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तुम हर किसी के आर पार देख सकते हो, हर किसी की स्टोरी पता लगा सकते हो, लेकिन तुम बल्लू को क्यों नहीं देख पाई। और अब भी वो जब बल्लू को देख रहा था उसे बस एक नंबर दिखाई दे रहा था, 37.5
172%। बल्लू जेसन के साथ अपनी बस में बैठता और वहां से निकल जाता है और वायलेंट स्नो वहीं पर थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बल्लू आज भी मुझसे जीत गया, मिस्टर जेसन भी उसे हरा नहीं पाए। और वो डायरेक्ट स्ट्रीमर वैशाली के घर पर पहुंच जाता है और जब वो अंदर जाता तो उसे बहुत अजीब चीज दिखाई देती है। वहां पर फीमेल ऑफिसर मे थी जो कि वैशाली से बात कर रही थी। वैशाली उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ये बहुत टाइम से नहीं किया है और आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऑफिसर में बल्लू को कहती है क्या तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना है, और वैशाली उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बल्लू कहता है पहले मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, और वो कहती है मुझे लगता है वैशाली एक फ्रॉड में शामिल है जो कि अभी स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ हुआ था। और पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि आज सुबह एक डिस्काउंट ऑफर लॉन्च हुआ था जिसमें अगर तुम $1 डालते हो तो तुम्हें 50 मिलेंगे। और ये सुनते ही बल्लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन तब वो पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था, जितने भी मॉडरेटर जितने भी कंपनी वाले थे सब लोग पैसा लेकर भाग गए और अब जो एक इंसान हमें मिला है वो है वैशाली। लेकिन वैशाली इन सारे इल्जाम से कहती है कि मैंने ये नहीं किया है, और बल्लू उसका साथ देते हुए कहता है कि तुम किसी पर भी ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम ये नहीं कर सकते, और तब भी अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो सारा ब्लेम मैं लेता हूँ। ऑफिसर में उसे कहती है कि तुमने बहुत बार हमारी हेल्प की है, इसीलिए मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ। 2 दिन में तुम्हें प्रूव करना होगा कि वैशाली ने ये सब नहीं किया है। और पुलिस ऑफिसर के वहां से जाने के बाद वैशाली खुश हो जाती है और शर्माने लगती है कि बल्लू ने उसकी हेल्प की। बल्लू स्माइल कर रहा होता है क्योंकि 2 दिन उसके लिए बहुत है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। तभी वहां पर किसी के खांसने की आवाज आती है और ये बल्लू की पुरानी असिस्टेंट थी और वो अब वापस आ चुकी है और उसका लुक थोड़ा चेंज हो चुका है, उसके बाल छोटे हो चुके हैं। वैशाली उसे देखकर कहती है सॉरी मैंने जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ किया था, मेरे उस असिस्टेंट बुढ़े ने तुम्हें बेहोश कर दिया था और हिप्नोटाइज कर दिया था, उसके लिए सॉरी। और उसे कहती है कि मैं बहुत टाइम पहले उससे बाहर आ चुकी थी। और अब उन बात करते हुए उसे पता चलता है बल्लू ने पहले से ही लिली को इन्फॉर्म कर दिया था इन सब पर नजर रखने के लिए। वैशाली उससे पूछती क्या तुम्हें पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। बल्लू कहता है हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। और उसके बाद लिली उसे बताती है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें यूज की थी जिसे इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। और वो उसके बाद एक फोटो निकालती है और उसे बताती है कि एक अमीर बाप का बेटा है जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व था। उसके बाद लिली उसे बताती है कि आज रात एक ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये सुनता ही बल्लू कहता है कौन पार्टिसिपेट करेगा, और बल्लू कहता है कि मैं ऑनलाइन गेम्स में सबसे अच्छा हूँ और आज मैं इसे हरा दूंगा। उसके बाद वो बस में बैठकर जाने लगते हैं। तब मिस्टर जेसन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। और वो कहता है कि मेरी पुरानी पार्टनर लिली वापस आ चुकी है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी मिस्टर जेसन नाइस बनते हुए उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो सुनकर बल्लू को थोड़ा सा अजीब लगता है और उससे कहता है कि मेरे लिए पानी तैयार करो, मैं जब आऊंगा तो अपने पैर धो लूंगा। और उसके बाद बस का दरवाजा बंद होता है और वो वहां से चले जाते हैं। और वैशाली उसे देखती है और उसे कहती है क्या इसने भी तुम्हारे पूरे स्कैम में कोई पार्ट लिया था। और बल्लू उसे देखकर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और वैशाली उसे बताती है कि वो इंसान नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और बल्लू से कहता है मुझे ये बहुत पहले से पता था। तो वैशाली उससे पूछती है कि तुमने फिर भी इसे अपने पास क्यों रखा, और उसे कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा था और वो फिर से जीत जाता है। और तभी उस गेम में एक न्यू प्लेयर आया था जो कि बल्लू था। वो उसे देखकर कहता है ये बिल्कुल बिगिनर है और मैं इसे 1 सेकंड में हरा दूंगा। लेकिन सरप्राइजिंगली बल्लू उसे हरा देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना कीबोर्ड तोड़ने लगता है। और उसके बाद वॉइस चैट पर कहता है कि तुमने मुझे कैसे हराया, तुम्हारे पास तो कोई बेसिक सूट भी नहीं है, तुम एक चीटर हो, तुमने हैक किया है। और बल्लू से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। और तब उसे रियलाइज होता है कि बल्लू के पास लेजेंडरी इनविजिबल आर्मर है और उसे गेन करने के 0.001% चांस होते हैं। और तभी वो अपना कार्ड उठाता है और सोचता है कि क्या मैं भी अपने पैसे खर्च करके ये आर्मर ले सकता हूँ। और उसके बाद बल्लू से कहता है कि अब मैं ये गेम खत्म करने वाला हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं इस गेम का लेजेंड हूँ तो खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। और वो गुस्सा हो जाता है, अपना कार्ड उठाता है और 64,000 की पेमेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसे 10 पेन मिलते हैं। और हो सकता है किसी एक स्पिन में उसे लेजेंडरी आर्मर मिल जाए। लेकिन 64,000 खर्च करने के बाद तब भी उसे कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद बल्लू उसे एक मैसेज करता है, उसे कहता है कि मैं ये आर्मर बेचने के लिए तैयार हूँ। वो पहले तो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन उसका ऑफर इतना ज्यादा टेम्पटिंग था कि वो हाँ बोल देता है। और अब वो आर्मर उसके पास आ चुका है, वो नंबर 1 प्लेयर है। और बल्लू स्क्रीन के सामने बैठकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। वैशाली उसे देखती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल होगी तुमने मेरे लिए किया, तुम इतने अच्छे गेम में इतनी रेयर स्किन को डोनेट करने के लिए तैयार हो गया। और बल्लू से कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा डोनेट करने के लिए। और उसे दिखाता है कि उसके पास ऐसे मल्टीपल स्किन्स है, कम से कम 1 दर्जन ऐसे आर्मर्स है उसके पास। और बल्लू अपने ड्रॉअर से कागज निकालता है, उसे कहता है कि मैंने इस कंपनी को ही खरीद लिया था, अब इस गेमिंग कंपनी का मालिक मैं हूं। और वैशाली ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि तुम एक पूरी कंपनी को कैसे खरीद सकते हो। और बल्लू से बताता है कि मैंने इस कंपनी को खरीदा नहीं है, बस अपनी पुरानी कंपनी के साथ एक्सचेंज कर लिया है। लेकिन वैशाली को अब भी समझ नहीं आता कि उसने इसे कैसे खरीदा।
तो उसे बताता है कि तुम्हें याद है कि रेस के रूल्स क्या थे। मैंने रेसिंग कंपनी के बदले बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी उन्हें दी, जिसके बदले मुझे इस गेमिंग कंपनी के 60% शेयर मिल गए। और उसके बाद मैंने प्रोग्रामर्स को कुछ कोड करने के लिए कहा, जिससे मुझे इतनी सारी स्किन मिल गई। उसके बाद वैशाली उससे पूछती है क्या तुम्हें ये प्रूफ मिल गया है कि ये सब मैंने नहीं किया था और ये इसने किया था। बल्लू कहता है नहीं, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मुझे उन सब की भी लिस्ट मिल चुकी है जो सब इस चीज में शामिल थे। और तभी हमें एक नाइट क्लब दिखाया जाता है जहां पर एक मोटा सा सफेद कपड़ों में इंसान बैठा हुआ था। वो एक वेटर से कहता है ये नई सिंगर कौन है, मैं इसे क्यों नहीं जानता। और उसे बताती है यहाँ पर नहीं आई है और ये अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती। वो कहता है इसे जल्दी से मेरे रूम में भेजो। और उसके परफॉर्मेंस के बीच में उसके पास 3 बॉडीगार्ड जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद उस मोटे बॉडीगार्ड उस लड़की को उसके रूम में ले जाते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो उसे रेजिस्ट नहीं करती, वो उसे हग कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे जमीन पर धक्का देती है और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बल्लू है। वो बहुत सारा हैरान हो जाता है कि तुम कौन हो, और बल्लू से कहता है क्या तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगता। और तभी वो अपने वॉकी टॉकी पर बोलता है कि यहाँ पर कोई बेवकूफ इंसान घुस आया है। और तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। और उसके बाद वो मोटा कहता है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है और अब तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बल्लू अपनी विग जमीन पर फेंक कर कहता है कि माना तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मेरे पास भी एक गन है। और वो अपने हाथ से एक गन बनाता है। और ये हरकत देख कर वो मोटा और उसके सारे बॉडीगार्ड हैरान हो जाते, क्या तुमने हमें बेवकूफ बच्चों के लिए समझ रखा है। और उनमें से एक बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देता है। तभी बल्लू अपनी हैंड पिस्टल चलाता है और उसका एक बॉडीगार्ड जमीन पर गिर जाता है। और वो बहुत ज्यादा हैरान होते ये कैसे हो रहा है। लेकिन बल्लू एक के बाद एक गोली चलाता चला जाता है और सारे बॉडीगार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। और जब वहां पर कोई नहीं बचता वो उस मोटे के पास जाता है, उसकी माथे पर अपनी बंदूक रखता और कहता है अब ध्यान से सुनो जो मुझे कहना है। और तभी बल्लू खिड़की की तरफ देखकर थम्स अप करता और कहता है सब कुछ ठीक गया। और वहां पर वैशाली और लिली थी जो कि एक स्नाइपर गन से बेहोशी के डार्ट्स उन पर फायर कर रहे थे। उसके बॉडीगार्ड्स मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हो गए थे। और दूर से वॉयलेंट स्नो भी ये सारी चीजें देख रही थी। फाइनली इस केस में जो क्रिमिनल्स थे वो सब पकड़े जाते हैं। और ऑफिसर में ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने इस केस को इतनी जल्दी सोल्व कर दिया। और वैशाली गुस्से से लाल हो रही थी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑफिसर में कहती है अब भी इनके पीछे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी बल्लू कहता है मुझे जहां तक याद है ये वही लोग हैं जिनसे बहुत सारी कंपनी ने अपना ब्लैक मनी एक्सचेंज किया है। और तभी उसके पीछे एक इंसान होता है और वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और ये डिसिप्लिनरी ब्यूरो के डायरेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट थे और ऑफिसर मे के पापा। वो दोनों पुलिस ऑफिसर उसके पास खड़े होते और बल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ। और वो कहते हैं कि बल्लू चाहे तो ये हमारे साथ एक फ्रीलांसर की तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और बल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाते क्या मैं अंडरकवर एजेंट हूँ। और मैं कहती कि आप इतना खतरनाक काम करने के लिए किसी को नहीं कह सकते। लेकिन उसके पापा उसे कहते ये फैसला बल्लू पर डिपेंड करता है, अगर वो हाँ कहता है तो ही ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन बल्लू तभी अपनी जैकेट ठीक करते हुए कहता है ये मिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। और उसके पापा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम ये नहीं करना चाहते। लेकिन बल्लू का चेहरा लाल हो चुका था और कहता है कि अब तुम्हें मुझे और भी ज्यादा पैसे देने होंगे। और वो ये सुनकर स्माइल करने लगते और कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। और उसके बाद उसे एक एनवलप देती है जिसमें पैसे और सारे सबूत थे। और उस एनवलप में जो भी सबूत थे उसकी वजह से वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर नेक्स्ट क्रिमिनल था जो कि इन सबके पीछे था। और वो था एक आर्ट्स टीचर और वो उसी स्कूल में था जहां पर बल्लू पढ़ता था। और वो इतना ज्यादा सुंदर था ये सारी लड़कियां उस पर हिट करती थी। लेकिन बल्लू को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो उसी टीचर को इम्प्रेस करने की सोच रहा था जिसे बल्लू बहुत ज्यादा पसंद करता था। एक दिन वो मेल टीचर जिसका नाम था जैक वो बल्लू की फेवरेट टीचर से बात करने के लिए उसके रूम में जाता। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था तुमने उसके बारे में क्या सोचा। और वो उसे बताती है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड फियांसे है। लेकिन ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बल्लू उसके पीछे आ जाता है और फाइनली वो बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को किडनैप कर रखा है। अगर तुम मेरी इस ऑफर को हाँ नहीं कहोगी तो तुम सोच लो कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन किसी तरीके से बल्लू और उसकी टीम ये पता लगा लेती है कि उसके पापा कहाँ पर है और उन्हें बचा लेती है। लेकिन इसी बीच बल्लू उससे पूछता है कि टीचर जैक को क्या सजा देनी है। और उसके कान में कुछ बोलती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ये करना है उसके साथ। लेकिन बल्लू बहुत ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और अगले दिन जब टीचर जैक कॉलेज में घूम रहा था तो लड़कियां उसके पास आती है लेकिन उसे देखकर हैरान हो जाती है, डिस्गस्ट हो जाती है कि ये कौन है। और वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और वो कहती है कि तुम कौन हो, क्रीप। और वो उससे दूर भाग जाती हैं। इसके बाद फाइनली वो टास्क पूरा कर लेता है और उसके बाद उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें से एक था मार्शल आर्ट्स की नई पावर। इसकी मदद से वो बहुत सारे नए मार्शल आर्ट्स यूज कर सकता है जो कि एंशिएंट फैमिलीज यूज करती थी। और अब बल्लू का नया टास्क ये था कि उसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करनी है। लेकिन उसके लिए उसे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर सके। तो वो किसके पास जाएगा? अपने दोस्त के पास? बिल्कुल नहीं, अपने दुश्मन के पास। वो जाता है मिस्टर जेसन के पास
जो कि लास्ट एनकाउंटर के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और उसे चोट लगी थी और अब वो हॉस्पिटल में था। बल्लू उसके पास जाता है और खिड़की के पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, और वो उसे वहां से भगा देता है कि तुमने मेरी ये हालत की और तुम चाहते हो अब मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इसके बाद बल्लू एक गली में घूम रहा होता है जहां पर दो लड़के लड़ रहे होते हैं। वो उन दोनों के पास जाकर कहता है अगर तुम्हें लड़ना है तुम मुझसे लड़ सकते हो, और उसे देखकर हैरान हो जाती है ये बदतमीज कौन है, और उन्हें कहता है कि तुम मुझे पहले पंच भी कर सकते हो, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। बल्लू यहाँ वहां घूमता ही कोई तो मेरे साथ फाइट करो, लेकिन थक हार कर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वहां पर एक इंसान आता है गन के साथ और उससे कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसे देखकर बल्लू सोचता है मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ देखा था। उसके बाद वो गन वाला इंसान कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई हर्ट हुआ था, उसे चोट लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनकर बल्लू खुश हो जाता है कि अच्छा मेरे को पता तो चल गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। लेकिन तब भी वो बेवकूफों की तरह उससे पूछता है लेकिन तुम्हारा भाई है कौन, और उसे याद दिलाता है कि मैंने न्यूज पर देखा था मेरे भाई ने एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और तुमने उसे रोक लिया था। और तब बल्लू को याद आता अच्छा वो जिसकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला था, और तभी वो उस पर गोली चला देता है। लेकिन बल्लू वो गोली पकड़ लेता है। वो दोबारा से ट्राई करता है लेकिन वो दोबारा से गोली पकड़ लेता है और वो कहता है फाइनली मेरा भाई किसी लूजर से नहीं हारा था, तुम गोली को पकड़ सकते हो। और तभी वो दूसरी गन निकालता है और बार बार फायर करने लगता है, लेकिन बल्लू सारी गोली को पकड़ लेता है क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स की सीक्रेट टेक्निक थी। बल्लू खड़ा होकर कहता है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा प्राउड होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। और जैसे ही वो ये कहता है उसे सिर्फ वहां पर धूल दिखाई देती है। वो इंसान वहां से गायब हो चुका था और वो इंसान वहां से बाइक पर भाग रहा होता है। और वो कहता है ये ऐसा इंसान जो गोलियों को रोक सकता है, उससे लड़ना कोई भी स्मार्ट बात नहीं होगी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है लेकिन तुम्हें बदला भी तो लेना है। और बल्लू उसके साइड में था और वो एक और एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा था। उसके हाथ में एक गोली थी और वो सिर्फ अपनी उंगली की मदद से उस गोली को बाइक पर मारता है और वो वहां पर गिर जाता है। बल्लू से थैंक यू कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को और ज्यादा रिफाइन कर लिया है। और फिर वो इसे गेम की तरह लेता है और अपनी और ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स यूज करने लगता है। एक ब्राइट फ्लैश आती है जिसकी वजह से वो दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद वो बहुत जोर जोर से पंच करता है जैसे कोई एनीमे फाइट चल रही हो, और वो ऐसा करता रहता है और फाइनली वो उसे इतनी बुरी तरीके से पीटता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से पुलिस के हवाले कर दो, बस मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ वो बहुत सारी चीजें अचीव कर लेता है और उसे पता चलता है जितनी ज्यादा वो ट्रेनिंग करेगा उतने ज्यादा उसे बड़े इनाम मिलेंगे। उसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो मिल चुका था, लेकिन डायमंड, प्लेटिनम ये सब अभी बाकी था। जब अगले दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें एक लड़की की फोटो थी और वो थी वॉयलेंट स्नो, जो कि उसकी क्लासमेट भी थी, एक स्ट्रीमर थी और एक रेसर थी। वो उसे एक जगह पर बुलाती और बल्लू वहां पर डायरेक्शन देखते देखते कहां पर वो फोटो थी, कहां डायरेक्शन है, वो वहां पर पहुंच जाता है। और जब वो उसे ढूंढ रहा हो पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे दिखता है कि वो वायलेंट स्नो है। लेकिन उसके बाद बल्लू उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है, और वो उसे कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तुम ही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। जिसे सुनकर बल्लू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं किसके साथ फंस गई हूँ, अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं एक नाव में इसके साथ सवार हूँ। और उसे कहती है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ, और वो उसे बताती है कि सर्वाइवल गेम शुरू होने वाला है। और बल्लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है किस सर्वाइवल गेम की बात कर रही हो, और उसे बताती है कि हम दोनों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन बल्लू से पूछता है ऐसी कौन सी चीज है, और उसे बताती है जैसे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो कि बहुत अमीर और बहुत इंटेलिजेंट लोग छुपा कर रखते हैं। और उसके बाद वो कहती है इमोशंस, जैसे कि तुम अपनी फेवरेट टीम को खेलते हुए देख रहे हो। और उसके बाद वो बताती है कि ऐसी चीज है जो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर देती है। और उसके बाद उसे एक मैप दिखाती है और कहती है पहले ये गेम बिल्कुल नॉर्मल था जहां पर कोई रूल्स नहीं होते। पहले ये गेम इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये अमीरों की अम्यूजमेंट के लिए था। यहाँ पर गरीब लोग आते थे, कम्पीट करते थे और अमीरों को खुश करते थे, और जो जीतता था उसे एक प्राइज मिलता था, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी जिसका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, जैसे कि कैंसर का इलाज हो गया या फिर कुछ और। तब तक वो प्लेन में बैठ चुके थे और वो साइड में देखती कि बल्लू सो रहा था। वो उसे उठाती और कहती तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, और वो कहता कि तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है कि वो स्लीपिंग पिल से भी ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन अब तुम मुझे बता सकती हो। वो उसे बताती बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट करेंगी और तुम मेरे पार्टनर बनोगे। उसके बाद वो अपना पैराशूट लेती है और वो दोनों हवा में कूद जाते हैं, और ये पूरा गेम बिल्कुल पबजी की तरह था। वो उसे बताती है जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा वो सारा सामान इकट्ठा करके गन इकट्ठा कर सकता है ताकि वो इस गेम को जीत सके। और बल्लू से बताते ये पहली बार है जब मैं किसी प्लेन में बैठा हूँ और अब मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि तुम इतने अमीर होने के बाद पहली बार प्लेन में कैसे बैठे हो।
अब उसे क्या पता कि बल्लू पहले कितना गरीब था। वो प्लेन से कूद जाते हैं, लेकिन बल्लू उसे कहता है बस एक दिक्कत है कि मेरा पैराशूट कहाँ पर है, और उसे कहती है कि पूरी टीम में सिर्फ एक ही बंदे को पैराशूट अलाउड है, तो ऑब्वियसली वो पैराशूट मैं रखूंगी। और बल्लू उसे कहता है कि ऐसा क्यों है, और वो कहती है क्योंकि मेरी मर्जी। और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं इतनी ज्यादा रूड नहीं हूँ कि तुम्हें मरने दूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे माई क्वीन बोलना होगा। बल्लू कहता है मेरे पास एक और ऑप्शन है, और वो चुटकी बजाता है और उसका पैराशूट बल्लू के पास आ जाता है। और अब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हम गिरने वाले, जल्दी से पैराशूट को ओपन करो। बल्लू कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मुझे माई किंग नहीं कहोगी तब तक मैं पैराशूट नहीं खोलूंगा। लेकिन बल्लू से कहता है मैं इतना भी बेदर्द नहीं हूँ, मैं पहले तुम्हें बचा लेता हूँ, उसके बाद तुम बाद में बोल सकती हो। और वो पैराशूट से लैंडिंग करती है, लेकिन वो देखती है कि नीचे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, और उसे लगता है कि बहुत सारे अभी तक नीचे पहुंच चुके होंगे, उन्होंने सारी गन को इकट्ठा कर लिया होगा। और बिल्कुल ऐसा ही था, नीचे एक पूरी टीम फुल वेपन्स के साथ उनका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो लैंड करते हैं उन पर हमला कर देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि तुम लूजर्स हो, यहाँ पर 1 सेकंड भी लेट आना मतलब तुम हार जाओगे। और उन्हें मारने के बाद वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं कि इनके पास क्या क्या है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे हथियार चाहिए। लेकिन जब वो जाकर देखता है वहां पर सिर्फ कपड़े थे, तभी बल्लू पीछे से आता है जो कि सिर्फ अंडरवेयर में था, और उन दोनों को हरा देता है। बल्लू उन दोनों को चेक करता है, उन पर कोई भी कीमती सामान नहीं था, कोई नए हथियार नहीं थे। बल्लू से पूछे तुमने तो कहा था इसमें सब अमीर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वो उसे बताती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी क्योंकि उसके कपड़े वहां पर नहीं थे, वो उसे बताती है कि इसमें 60% गरीब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और 40% अमीर लोग। गरीब लोगों को टायरेंट्स बोला जाता है और अमीर लोगों को टाइटन्स। इसीलिए अगर गरीब लोग जीत जाते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और बल्लू की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो सोच रहा था यहाँ पर अमीर लोग होंगे, मैं उन्हें लूट लूंगा। इतना अमीर होने के बाद भी इसकी हरकतें गरीब है। और तभी वहां पर एक गोली की आवाज आती है, वो उसे कहती है ध्यान से रहना, लेकिन बल्लू उस गोली को पकड़ लेता और कहता मुझे इससे ध्यान रखना होगा। और तब वहां पर और भी बहुत सारी गोलियां चलती हैं, और वायलेंट स्नो से कहती है मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाती हूँ जो कि मेरी फैमिली से आई है। और वो सोचता है ये बहुत अच्छा चांस है ये सब कुछ नोटिस करने का, लेकिन तभी उसके सिस्टम का कलर चेंज हो जाता है। जो पहले ब्लू और पर्पल था वो गोल्डन हो चुका था, और उसमें लिखा था कि अब तुम फाइनली अपग्रेडेड सिस्टम को यूज कर सकते हो, और इससे तुम्हें और ज्यादा मिशंस मिलेंगे, और ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और बल्लू ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैं सिस्टम को जो यूज कर रहा था वो अपडेटेड सिस्टम भी नहीं था, वो इनकम्प्लीट सिस्टम था, और मैं इतने सालों से उसे यूज कर रहा था। और तभी वो उसे कहते कि हमें यहाँ से भागना होगा। बल्लू उससे पूछता है क्यों, और वो कहती है क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जोन छोटा होता रहता है, अगर तुम वहां पर रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ कम होती रहेगी, तुम मर जाओगे। और तभी ऊपर प्लेन से एक एयर ड्रॉप होता है जो कि फाइनल मिशन था, अगर तुम उसे ले लेते हो तुम जीत जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ब्रिज पार करना होगा जहां पर 2 पार्टिसिपेंट पहले से बैठे थे। बल्लू वहां पर बहुत सारे कंटेस्टेंट को हराते हैं और उन्हें ऑफर करते हैं कि तुम हमारी टीम में आ जाओ वरना हम तुम्हें जरूर हरा देंगे। और बल्लू उन्हें पैसे भी ऑफर करता है और उसके साथ आ जाते हैं। जब वो ब्रिज पर जाते हैं तो वहां पर एक कार होती है, जिसे देखकर वो दोनों पार्टिसिपेंट जो छुपे हुए थे उसे गोली मारते हैं और कार पलट जाती है। वो सोचते हैं कि अब वो फाइनली जीत जाएंगे, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे आदमी सिर्फ शॉर्ट्स में आते हैं और उनके ऊपर एक आदमी फेंक देते हैं जिसके चारों तरफ एक्सप्लोजिव लगा था। अब वो दोनों हार चुके थे और अब सिर्फ बल्लू और वायलेंट स्नो बची थी जो कि जाकर फाइनल ड्रॉप को लेते हैं। और जब उसे खोलते हैं तो वहां पर एक डायमेंशनल स्पेस का छोटा सा गेट था, और बल्लू उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके सिस्टम की तरह था। और वो लड़की बल्लू को बताती है कि ये असल में है क्या, और उसे बताती है कि किसी भी चीज को बिल्कुल नैनो पार्टिकल जितना छोटा किया जा सकता है और उसे इनविजिबल बनाकर स्टोरेज में रखा जा सकता है जिसे तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और बल्लू के मन में चल रहा था कि ये मेरे सिस्टम का एक बेसिक वर्जन है, और उसे कहती है कि मैंने ये पहले देखा था, मैंने इसे पहले लिया तो अब ये मेरा है। लेकिन बल्लू को इस चीज की पड़ी नहीं थी कि वो सारा इनाम वो ले रही थी। उसके मन में ये चल रहा था कि जिसने भी इस वोल्ट को बनाया था उसी ने मेरा सिस्टम भी बनाया है। उन्हें लगा था कि इसके बाद वो गेम जीत जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट बचे थे, एटलीस्ट एक तो बचा था। और तभी जोन छोटा होने लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वायलेंट स्नो बहुत ज्यादा स्लो थी और वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तभी बल्लू उसे उठाता और कहता मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तभी वो कहती है और तेज भागो। और बल्लू कहता है आखिर क्यों, क्योंकि जोन बिल्कुल उनके पीछे होता है। बल्लू कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतनी तेज भाग रहा हूँ, मैं अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा हूँ और जोन इतनी जल्दी हमारे पीछे कैसे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है और इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। तभी वहां पर पत्थर में से एक इंसान बाहर आता है, वो ताली बजाते हुए सामने आता है और कहता तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये मेरे मजे के लिए बहुत ज्यादा बेकार है कि तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया कि कौन इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। वो दोनों उससे पूछते क्या इस गेम के क्रिएटर तुम ही हो, और इस इंसान का नाम है जेम्स। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलेक्चुअल और अमीर फैमिली में पैदा हुआ था और इसके हर एक एंसेस्टर साइंटिस्ट थे और बहुत ज्यादा अमीर थे, और इसके सारे फैमिली मेंबर साइंस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये बचपन से ऐसे बड़ा हुआ था
ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये 12 साल की उम्र में कॉलेज गया था और 1 साल बाद ही वहां से ग्रेजुएट हो गया था और 15 साल की उम्र तक ये डॉक्टर बन चुका था और 22 साल की उम्र में ये एक प्रोफेसर है, लोगों को सिखाता है, प्लस इसने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया है और ये बहुत ज्यादा अमीर है। लोग स्पेकुलेट करते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि सच में इसके पास कितना पैसा है। और वॉयलेंट उससे कहती है अगर तुमने सच में इससे कोई पैसे चुराए हैं तो तुम्हें इसे वापस करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और अमीर इंसान है। लेकिन बल्लू उसे कहता है कि मैं उस चीज को वापस कैसे कर सकता हूँ जो बहुत पहले ही खर्च हो चुकी है। जेम्स इसे सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, ये एडमिट कर रहा है इसने सारे पैसे लिए थे और बल्लू कहता है मुझे पता है कि मैंने सारे पैसे कहाँ खर्च किए हैं, तो अब घबराना किस बात का। लेकिन बल्लू के मन में ये चल रहा था कि मैं इसे गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि ये सिस्टम का ओरिजिनल क्रिएटर है, अगर मैं इसे गुस्सा दिलाऊंगा तो मैं सारे पैसे खो सकता हूं। और वो उसे कहता है कि मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, जितने ही पैसे तुमने खर्च किए वो मेरे लिए बस कुछ सिक्कों के बराबर थे। और ये सुनकर बल्लू बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और वो तुम्हारे लिए कुछ सिक्कों के बराबर है, न जाने तुम्हारे पास कितना सारा पैसा होगा। और उसे बताता है कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास पैसा आता भी रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुमने मेरे सिस्टम में बग कैसे ढूंढा। और जेम्स को लग रहा था कि एक बार बल्लू ने उसके सेफ से पैसे निकाले हैं, उस सिस्टम से एक बार पैसे निकाले हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बल्लू उसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। बल्लू उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें और ज्यादा ट्राई करना होगा। और वो सोचता मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, कि हम बिना पैसे के अपने इंटेलेक्चुअल के बेसिस पर ये देखें कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये बग कैसे ढूंढा। लेकिन बल्लू ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैंने ऐसे कब कहा। लेकिन बल्लू तभी हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, हार मानते? तुम हार कैसे मान सकते हो, हम अभी लड़ने वाले थे, ये देखें कि कौन हमसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, और तुम्हारी दोस्त भी यहाँ पर है, क्या तुम उसे घर नहीं लेकर जाना चाहते? अगर तुम उसे लड़ोगे नहीं तो मैं उसे भी यहीं पर रख लूंगा। लेकिन तभी वो पीछे से आती है और एक फ्राइंग पैन से उसे सर में मारती है और उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी जेम्स खड़ा होता और दिखता ही उसके चेहरे से थोड़ी सी खाल हट चुकी है, और वो कोई असली इंसान नहीं था, वो एक डॉक्टर था जो कि असली जेम्स ने बनाया था, जो अभी भी अपनी लैब में था और अब वो गुस्से से पागल हो रहा था। और वो बल्लू को कहता कोई बात नहीं, तुमने एक बार मेरे सिस्टम में बग ढूंढ लिया, लेकिन मैं उसे ठीक कर लूंगा। और उसके बाद जेम्स को ये पता नहीं था कि बल्लू अब भी उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और बल्लू ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताता है, वो उसमें से पैसे निकालता और उसे जिंदगी में कभी भी पैसे की चिंता करने की दिक्कत नहीं होती। तो ये मानवा हो गई है कंप्लीट। अब मैं बाकी सारी चीजों पर फोकस करूंगा, तब तक के लिए तुम इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो ये चाहते हैं कि उन्हें कभी एक दिन बहुत सारे पैसे मिल जाएं और वो अमीर बन जाएं।